स्कूप लिस्टों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के बावजूद बेहद मजबूत है बाजार और बचा है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का आखिरी 1.5 घंटा। बेहद रहेगा बचा हुआ ट्रेडिंग सेशन और करेंगे हम कल की तैयारी भी। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। रिकॉर्ड हाई तो आज बन चुका है थोड़े पॉज के बाद। अब बाजार की चाल कैसी रहेगी? क्या आखिरी 1.5 घंटे में मुनाफा वसूली आ सकती है एक्सपायरी के चलते, या फिर बाजार और होंगे मजबूत? और आपको क्या करना है इस सब के बीच, इसी पर रहेगा फोकस। अनिल जी, पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या दिख? बड़ी बात ये है कि दीप रिकॉर्ड बनाने का दिन आज फिर से बना है। निफ्टी ने बनाया है नया रिकॉर्ड 19,567 19567। वो 67-68 वाली जो लोगों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा इंग्लिश में बता दूं। 567 19567 ये है इतिहास में नया लेवल। अब आपको इसे याद रखना है जो आज हाई बन चुका है। सेंसेक्स में याद रखना ज़्यादा आसान है। 66,064 66,064 ये लेवल है। इतिहास में 2 पॉइंट और बढ़ जाता तो क्या जाता, आराम से याद होता था। 66,066 हो जाता था, कोई बात नहीं। 66,064 ये आज का लाइफ टाइम का हाई है। निफ्टी मजबूत है, अब भी 100 पॉइंट ऊपर, थोड़ा सा 19,500 के आसपास आया है, नीचे आया। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट मजबूत है और साथ ही सेंसेक्स में 400 अंकों का बड़ा उछाल आपको दिखेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी मजबूत है। रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी तेजी, लेकिन आज की तेजी की पूरी क्रेडिट आईटी सेक्टर को जाती है। 2% मजबूत है आईटी इंडेक्स। एनबीएफसी, मेटल, प्राइवेट बैंक्स ये भी बाजार में जोश भरते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर से सपोर्ट मिल रहा है, 60-70 पॉइंट ऊपर है। यूरोप 1/4 से आधा % तक मजबूत है। कल 1.5% ऊपर बंद होने के बावजूद यूरोप आज फिर से मजबूत खुलता हुआ दिखा। तो ग्लोबल सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट है। रिजल्ट्स के बाद भी जो कमजोरी शायद हो सकती थी वो आईटी शेयरों में हुई नहीं। ये है वो सारे के सारे ट्रिगर्स बचे हुए समय के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बचे हुए समय के लिए। सुबह की अच्छी शुरुआत हुई सर, रिकॉर्ड हाई भी हमने बनाया। वहाँ से अब थोड़ी मुनाफा वसूली के संकेत आने, स्पेशली पिछले आधे घंटे में थोड़ा नेगेटिव एक्शन बना है। बैंक निफ्टी भी 44,800 के नीचे आते हुए दिख रहा है। मुनाफा वसूली समझें, एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट समझें, कैसे? बैंक निफ्टी को कुछ बोलो मत। बैंक निफ्टी को नहीं बोलना, ठीक है? एकदम परफेक्ट है, निफ्टी से ज़्यादा परफेक्ट है। पूछो कैसे? सेल की जो रेंज थी दीप आज 44,925 से 45,075, ये रेंज है। इस रेंज में आए तो बिल्कुल पक्का बेचना है जी। चूकना मत, मिस मत करना। आज का हाई बताइए 45,085। कितने परफेक्ट लेवल से बैंक निफ्टी घूमता है। बिल्कुल, मतलब लेवल को रेस्पेक्ट करने वाले इंडेक्स को आप रेस्पेक्ट देंगे कि नहीं? हाँ। अगर आप ट्रेड नहीं ले पाए वो अलग बात है, बट अगर ट्रेड ले पाए हो तो फिर इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि एकदम परफेक्ट लेवल से घूमा है। और नीचे भी सपोर्ट आप देखिए 44,775 के आसपास का सपोर्ट है। तो बिल्कुल दोनों जगह सपोर्ट लेवल के आसपास रुका भी है। सेम वही सिचुएशन 19,500 पर खुल रहा था। हमारा आइडिया ये था कि 19,440 19,400 की रेंज में लेना है। लोग आजकल लोग 19,450 का 449 एग्जैक्टली उसी लेवल से घूमकर 19,550 के आसपास का हाई भी बनाया, थोड़ा सा ऊपर। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और इस आती हुई प्रॉफिट बुकिंग में आपको बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। सस्पेंस अच्छा है। हाँ, बिल्कुल ये आपकी शूटिंग रेंज में आ रहा है। हाँ, अब खरीदने का टाइम आ रहा है बचे हुए 1.5 घंटे के लिए। चिंता न करें, खरीदने का टाइम आ रहा है। क्यों नीचे आया इसकी मर्जी है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, एशिया मजबूत है, सब कुछ ठीक है। फिर क्यों मजबूत आया? मजबूत आने का रीज़न 2 है। एक, वीकली एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। 2, आज लाइफ हाई बनाने के बाद पूरी दुनिया लॉन्ग है अब, और आज लोगों ने भर के ब्रेकआउट के चक्कर में लॉन्ग बनाया। ये अब एक्सपायरी का असर दिखा रहा है। तो इस एक्सपायरी के असर में आपको एक काम करना है। पहली एंट्री होगी आपकी 19,440-450 के आसपास, यहाँ से 30-40 पॉइंट नीचे, ठीक है। दूसरी एंट्री होगी आपकी 19,400 और उसके नीचे आएगा नहीं, आए तो 19,375 350 और एंट्री करनी। 2-3 टुकड़ों में खरीदने का मन बनाइए, यहाँ लेना है आपको। ओके, ठीक है, क्लियर है? ऊपर में वापस से 19,525 550 के आसपास आता है, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्लियर है? डेटा मैं आपको 2:30 बजे और बता दूंगा। अभी की सिचुएशन ये लेके चलिए। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी 44,775 डे लो के आसपास है। ये आपको खरीदना है 550-650 की रेंज में, अभी नहीं। 550-650 की रेंज में बहुत एग्रेसिव है तो 700 के आसपास थोड़ा बहुत ले लें। अदरवाइज 550-650 की रेंज में आएगा तो ले लेना है, वहाँ किसी को नहीं पूछना। और यहाँ आप एग्रेसिव हैं जो हो सकते हैं तो थोड़ा 2 टुकड़े में और ये लेने की रेंज में आ गया, ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी बाय रेंज में आ रहा है।
कम शांति रखनी है, एक्सपायरी के हिसाब से डर लगता है कम कि भाई ठीक है मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा काम नहीं करना, तो थोड़ा रुक जाओ और उस रेंज में आए तब जरूर ले लेना। ऊपर में वही 925, 45,000, 45,075 यहाँ पे आएगा तो टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में प्रॉफिट बुक करना है, 3 टुकड़ों में लेना है। डरिए मत, घबराइए मत, खरीदारी की रेंज में आ रहा है, कोई टेंशन मत लीजिए। ये ऊपर से 50-60 पॉइंट गिरा, इसमें अगर मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लड़ ही नहीं पाए। पर क्या 100 पॉइंट घट जाना क्या बड़ी चीज़ है? 20,000 की निफ्टी है, 100 पॉइंट क्या होता है? हाँ, 45,000 की बैंक निफ्टी है, 200-400 पॉइंट क्या होता है? करेक्ट, मजबूत है कि पॉइंट मत गिनिए, परसेंटेज देखिए। ठीक है सर। बट एक चीज़ है, आज मिड कैप स्मॉल कैप में आपने गिरावट आती है, देखिए जितना मजबूत सुबह थे उतने ही कमजोर इस समय आपको दिख रहा है। हाँ, थोड़ा वहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, उसका रीजन है दीप। उसका रीजन ये है कि आज फोकस दिग्गजों पर ज्यादा है। हाँ, आज पैसे तो उतने ही ना, आप क्या क्या खरीदोगे, करेक्ट है ना? Correct. तो आज फोकस खरीदारी का थोड़ा दिग्गजों, क्योंकि ब्रेकआउट आया ना निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ा सा, Correct, तो इसलिए थोड़ी। और दूसरा ये कि एक चीज बताओ, आज रिजल्ट के बाद अगर TCS में, HCL टेक में, बाकी सब में खरीदारी हो रही, कौन ले रहा है मुझे बताओ? कोई TCS किसी रिटेल की ताकत है कि 2.5% ऊपर इस रिजल्ट को देख के ले? तो लेने वाले तो FIs हैं, फंड्स हैं। और FIs कहाँ ले रहे हैं? दिग्गजों में। तो फिर मिड कैप में कहाँ पाएंगे? तो थोड़ा एक आध दिन ठंडा होता है। रहेगा वो। ठीक है, तो टेंशन रोज सारे शेयर रोज चले ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा तो नहीं। चलने भी नहीं चाहिए। ठीक, थोड़ी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग। अब इसमें आप ये कह सकते हो अरे भाई साहब ये तो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। 2 दिन पहले रिलायंस ने हाई बनवाया, अब आज IT बनवा रहा है, कल मेटल बनवाएगा। अब हो तो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, है तो है। अब आप अगर ये सोचो हर स्टॉक हर रोज और हर सेक्टर हर रोज बढ़े तो नहीं होगा। इसको अगर आप मैनेजमेंट का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, जल्दी गिरने को तैयार नहीं। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस समय बाजार का। थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप में अभी गिरावट बढ़ती हुई दिखी है, बट रोटेशन बाजार का इसे मानना चाहिए। आइए फिर चलते हैं हम कुशल और अरमान के पास और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए और साथ ही आज की खबरें भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में आज पोस्ट मार्केट विप्रो के नंबर्स पर नजर रखिए, साथ ही कैश सेगमेंट से एंजल वन, टाटा मेटालिक्स भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस विजिट आज से शुरू हो जाएंगे, 4 बजे एक्सपेक्टेड है कि वो पेरिस पहुंचेंगे। साथ ही जून महीने का यूएस के लिहाज से PPI आंकड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही ECB की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी वो भी अपनी डिटेल्स पब्लिश करते हुए नजर आएंगे। जहां तक कल का सवाल है, यहाँ पर F&O स्पेस से बंधन बैंक पर नजर रखिए, कैश सेगमेंट से CCL प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, JSW एनर्जी जैसे शेयर अपने नंबर्स भी ये सामने रखते हुए दिखेंगे। साथ ही हमारे यहाँ पे जून महीने का जो WPI आंकड़ा है वो भी आता हुआ दिखेगा। पतंजलि फूड्स, इसका रिटेल निवेशकों के लिए OFS ये खुलता हुआ दिखेगा कल। साथ ही हैप्पीएस्ट माइंड्स QIP के इशू प्राइस पर कंपनी विचार करती हुई भी नजर आएगी। विरंडा लर्निंग सॉल्यूशंस, यहाँ पर इक्विटी जारी करने पर बोर्ड बैठक है तो यहाँ पर फोकस करिए। साथ ही IPO के लिहाज से सेनको गोल्ड की लिस्टिंग कल के दिन में होती हुई दिखेगी। काफ़ी सारे शेयर यानी कि कुल मिलाकर 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। चुनिंदा नाम M&M, अतुल लिमिटेड, लुपिन, अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स पर फोकस करिए। चंद्रयान 3 ये भी कल 2:35 पर कल दोपहर 2:35 श्री हरिकोटा से लॉन्च होता हुआ दिखेगा। तो ये एक बड़ा इवेंट है हमारे देश के लिए। साथ ही जुलाई महीने का US के लिहाज से जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा है वो भी आपके सामने आएगा। जहां तक शनिवार का सवाल है, कैश सेगमेंट से डीमार्ट के नंबर्स आएंगे। रैलिस इंडिया पर नजर रखिए, मेन बेयरिंग्स के भी आंकड़े आपके सामने आते हुए दिखेंगे। इंटरग्लोब एविएशन भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोटर गंगवाल फैमिली है उनका जो लॉक इन था पहले जब फरवरी में उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था, उसके बाद ये फिर से लॉक इन जो है खुल जाएगा। तो हो सकता है कि प्रमोटर फिर से आगे चलकर अपनी स्टेक्स बेचते हुए नजर आए। स्टार हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर शेयर जारी फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर भी जो पूंजी जुटानी है इनको उसको लेकर ये विचार करते हुए दिखेंगे। और एक नियम लागू होगा, सेबी ने जो रेटिंग एजेंसियों को रेटिंग के समय अगर कोई कंपनियां असहयोग करती हैं तो उसकी एक अलग से लिस्ट जारी करने को कहा है, तो वो 15 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, ये है आपके लिए कई सारे ट्रिगर्स हमारे सामने जो है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें क्या हैं। जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अगर अपडेट्स की बात करें तो IPO अपडेट जिसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है, लगभग आप 11 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 29 टाइम्स, NII का हिस्सा लगभग 18 और QIB देखें तो 1.5। पतंजलि फूड्स यहाँ पे नॉन रिटेल OFS लगभग 27-30% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है और इंडिकेटिव प्राइस जो निकल के आ रहा है अभी तक वो है 1030 का।
रिजल्ट्स के हिसाब से फेडरल बैंक के नतीजे हैं, मुनाफे में लगभग आपको 42% के आसपास की बढ़त दिखेगी, एनआईआई लगभग आपको 20% के आसपास बढ़कर आते हुए दिखे हैं। ग्रॉस एनपीए में तो बढ़त देखिए, क्यू अगर आप देखें 2.36% से बढ़कर 2.38% के आसपास आते हुए दिखे हैं। बंसाली इंजीनियरिंग यहाँ पर मुनाफा जो है लगभग 6% के आसपास जो है बढ़कर आया है, पर आय में आपको गिरावट दिखेगी, आय लगभग 13% के आसपास गिर कर आई है। इसी के चलते दिख रहे हैं कि अगर आप ओवरऑल अगर आप मार्जिन देखेंगे, हालांकि तो मार्जिन में आपको थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है, 17.8% से बढ़कर 19.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एबी मनी यहाँ पर मुनाफा लगभग 16% बढ़ा है, आय लगभग 26% के आसपास जो है बढ़कर आती हुई दिखी है। खबरों पे एचएएल यहाँ पर देखें तो 26 जो राफेल खरीदने को डीएससी की जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, और सिमिलरली मजगांव डॉक के लिए भी 3 अतिरिक्त जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है खरीदने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। जीआर इंफ्रा इनको लगभग 740 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट के लिए एलओए मिला है। न्यूलैंड लैब और ग्रैन्यूल्स इंडिया दोनों को अगर आप देखें जो इनके यूनिट्स हैं तेलंगाना में, वहाँ पर यूएसएफडीए से क्लीन चिट वो मिलती हुई दिखी है। रैमको सीमेंट स्विगी को लाइंस लॉजिस्टिक में पूरा हिस्सा बेचेगी, और बिक्री के बाद जो स्विगी के लगभग 24 लाख प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं वो मिलते हुए दिखेंगे स्विगी के। अल्ट्राटेक यहाँ पर 1.3 MTPA ब्राउनफील्ड सीमेंट का जो है वो प्लांट शुरू किया है, और ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर भी आती हुई दिखी है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने पर जो है वो विचार कर सकते हैं। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें डिलीवरी 10 लाख, साउथ इंडियन बैंक 31 लाख, आरबीएल बैंक 40 लाख, प्रेस्टीज स्टेट 36 लाख, HCL टेक 9 लाख, डेल्टा कॉप 21 लाख, जोमेटो 30 लाख, कोल इंडिया लगभग 1 करोड़ के आसपास, और बैंक ऑफ बड़ौदा 20 लाख शेयरों के कई सौदे की। ओके, ये है ढेर सारी खबरें जिन पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन, और ऐसे सारे ब्लॉक डील्स बताएं जैसे 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख अरमान के लिए बहुत छोटी सी बात है एकदम। 20 लाख जोमेटो, 50 लाख अरमान छोटे छोटे। नहीं सर, वो इतनी सारी थी इसलिए फिर टाइम लगता बोलने में, इसलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कुशल, ये जब जैसे टेस्ट में शुरू हो जाता है, उसके पहले दिन के बाद जो दूसरा दिन होता है वो ट्रिगर में नहीं आता? मतलब ट्रिगर पहले दिन का ही है? नहीं सर, बाकी 4 दिन कुछ भी हो चलेगा? सर अपडेट भी डाल दूंगा आपसे ट्रिगर्स में। कल क्या स्कोर था? अरे कल रात को खत्म हो गया मैच। सवाल इनसे यही आपको पूछना चाहिए था, 2 दिन चलेंगे या 2.5 दिन? ये सवाल। हाँ, ये बात सही है। चलो, अभी तो कुशल को स्कोर ही पता नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? चल, कल सुबह 7 बजे वाले बुलेटिन में स्कोर है, ताकि आपने को रात को जागने की जरूरत नहीं। कुशल सब रात को जाग के स्कोर देख के बताएंगे हमें। चलिए, तो ये है आपके लिए ढेर सारे ट्रिगर्स। आगे देखो, ऊपर देखो, पट्टी चली, देखो वेस्ट इंडीज की टीम कितने पे आउट हुई, देखो अभी हमारी टीम ने चली, देखो पहले दिन भारत की दमदार शुरुआत। ये सब कुशल के लिए कर रहे हैं हम। देखो पहला दिन भारत के नाम, कुशल पढ़ रहे हो ना आप? 150 पे वेस्ट इंडीज सिमट गई। मुझे लगता है कि 3 दिन मैक्स। तो ये है आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स। आइए इन ट्रिगर्स के दम पर बढ़ते हैं आगे, और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार। देख लेते कौन कौन आ चुके हैं। कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी हैं तैयार, जैन साहब और हिमांशु जी और वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद क्लोजिंग शो में साथ देने के लिए। आइए जैन साहब से करते हैं शुरुआत। जैन साहब, आज थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 1% मिड कैप इंडेक्स नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% नीचे है। कुछ ज़्यादा भाग गए, बढ़ गए, इसलिए है कि ये नॉर्मल रनिंग करेक्शन है? नहीं, भागे हैं सर्टेनली। देखिए, अच्छा खासा आज तो मैं देख रहा था और काफी सारे ट्वीट्स भी किए थे, इतने सारे जेम स्टॉक्स ने आज टारगेट्स अचीव किए हैं। तो जनरली जब ऐसा होता है और फिर ये आईटी स्टॉक्स चलने लग जाते हैं जहां पे रिजल्ट्स बहुत बढ़िया भी नहीं थे फिर भी चल रहे, क्योंकि मार्केट्स में इतना अंडरकरेंट स्ट्रांग है। फिर कल एफआईआईज ने कैश मार्केट में भी थोड़ी सेलिंग की है, एफएनओ में भी फ्यूचर्स में सेलिंग थी। सो ठीक है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि रनिंग करेक्शन है, कहीं कोई घबराना नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में अभी भी स्टीम बाकी है। रिजल्ट्स, अब आगे रिजल्ट का सीजन है, तो रोज अब 2-2, 5-5, 7-7 मिड कैप स्मॉल कैप के जब रिजल्ट्स आएंगे, और फिर बाद में तो जुलाई महीने के बाद तो लास्ट 15 डेज में फुल फॉर्म में रहेगा। सो जुलाई और अगस्त में देखिए रिजल्ट्स के ऊपर पूरा अब निर्भर रहेगा। कल भी हमने एक स्टॉक देखा, बहुत ज्यादा मतलब रिजल्ट्स खराब नहीं थे या नॉर्मली थे, मगर मिड कैप स्टॉक स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, बट मार्केट ने बहुत नेगेटिव रिएक्शन दिया, क्योंकि जब बहुत ज्यादा चला हुआ रहता है स्टॉक, तो कहीं भी अगर मार्केट्स रिजल्ट्स थोड़े भी हल्के आते हैं या इनलाइन भी आते हैं, तो भी वो करेक्शन आता है प्रॉफिट बुकिंग करने में, और फिर उसके बाद दूसरे जहां पे कंफर्ट दिखता है वहां पे स्विच करता है मार्केट। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, बट मुझे लगता है कि अभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहे। ओके, तो ये है राय आपके लिए जैन साहब की तरफ से, क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहें।
लेकिन थोड़ी तेज़ी ज़्यादा हो रही तो मुनाफा वसूली आना भी लाजमी है। आइए बढ़ते हैं आगे, बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी अनिल जी, मेरे पास अभी एक सेल कॉल रडार पे आया है और ये स्टॉक वैसे भी वीक ही है, कंटिन्यूसली इसके अंदर दबाव देखने को ही मिल रहा है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 121.50 122 रुपए, 121.50 122 का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स में। स्टॉक का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। IEX के अंदर सेलिंग प्रेशर है, IEX के अंदर ब्रेकडाउन है, मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली वीक ट्रेंड में है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों ही खराब दिख रहे हैं। स्टॉक के अंदर यहां से और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। यहां पे CMB पे बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 125 126 का है, तो 126 का स्टॉप लॉस लगाना है। IEX में बिकवाली करना है। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 116 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 114 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 2-3 दिनों के लिए बिकवाली करें IEX में 126 के स्टॉप लॉस से 116 और 114 के टारगेट्स के लिए। 16 114 दो टारगेट बिकवाली करने के लिए IEX। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी बेचना है, अभी मुझे लगता है थोड़ा सेलिंग होगा और बेचना है बलरामपुर चीनी। इसमें एक मल्टीपल सपोर्ट 380 का ब्रेक हुआ है, अभी 376 है। 376 377 मे बी इवन 378 रेंज में बेचे। स्टॉप लॉस होगा 380 के ऊपर का। ऑन द डाउन साइड आपका टारगेट 360 362 के आसपास होना चाहिए। 1 से 2 दिनों का टाइम फ्रेम। ओके, बिकवाली करने की राय दो आती हुई IEX और बलरामपुर। आइए हिमांशु जी की राय भी जान ले बिगुल के बाद। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। पहले तो अनिल जी, ये बजाज फाइनेंस में पिछले कुछ दिनों से एक वीकनेस देखने को मिल रही थी और मुझे लगता है कि अभी भी वो जो बॉटम है वो नहीं बना है, तो व्यू नेगेटिव है और इसको ट्रेड करेंगे 7400 के पुट ऑप्शन के जरिए। अभी करंटली 125 127 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 7400 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे बजाज फाइनेंस की। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 90 रुपए का। अपसाइड में पहला टारगेट 175 रुपए, दूसरा टारगेट 220 रुपए। मेरा ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस में एक बड़ा गैप अप देखने को मिला था एक कुछ अपडेट के बाद, और उसके बाद नेक्स्ट डे से ही धीरे धीरे सेलिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से भी अभी 100-150 रुपए और गिर सकता है पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट से पहले। तो इस नेगेटिव व्यू को हम 7400 के पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करके चलने की सलाह दें। ओके, तो ये है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से बजाज फाइनेंस पर पुट ऑप्शन खरीदने की राय। तो एसेंशियली बैक टू बैक आपके लिए सेल कॉल्स ही आ रही हैं। बजाज फाइनेंस, बलरामपुर, IEX, इन तीनों स्टॉक्स में आपको कमजोरी आती हुई दिखेगी। थोड़ा बाजार भी ऊपर से और हल्का होने की कोशिश इस समय कर रहा है। वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, उसका भी आपको इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है। और फेडरल बैंक नतीजों के बाद बड़ा ब्रेकडाउन इसमें आया है, 5% नीचे फेडरल बैंक दिख रहा है। नंबर्स मिले जुले थे, थोड़ा NII का आंकड़ा अनुमान से कमजोर था, बट एसेट क्वालिटी आपने एकदम स्टेबल देखी है। ना ही ग्रॉस NPAs और ना ही नेट NPAs में कोई खास बदलाव आपको होते हुए दिखा। बट कुणाल जी, आज प्रेशर है, सुबह भी इसकी बात की थी। 128 के लेवल पर सुबह से कुछ भी नहीं किया है। क्या यहाँ पर सपोर्ट लेता रहेगा या फिर और वीकनेस आ सकती है? बताएं सर। दीपांशु, स्टॉक का नाम एक बार रिपीट करेंगे? फेडरल बैंक सर, फेडरल बैंक। दीपांशु, सवेरे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे फेडरल बैंक की, और मैंने आपको कहा था कि 126 के आसपास मुझे सपोर्ट की उम्मीद है। तो अभी देखिए स्टॉक नीचे आया है, 126 के आसपास सपोर्ट है चार्ट पर। तो 126 मुझे लगता है कि एक मेजर लेवल है। अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर 120 तक भी स्टॉक नीचे सरक सकता है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर अगर ब्रॉड स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक रेंज में ही कंसोलिडेट फिलहाल कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 126 के आसपास मुझे उम्मीद है कि स्टॉक में कुछ सपोर्ट आएगा। PNB में भी गिरावट आती हुई दिख रही है। डेज लो पर ये भी ट्रेड कर रहा है। 4.5% का कट आपको PNB के चार्ट पर भी दिखेगा, तो थोड़ी वीकनेस उस पर भी है। और डेल्टा कॉप कल की भारी गिरावट के बाद आज फिर से ये कमजोर होते हुए दिख रहा है। डेल्टा कॉप भी आपके लिए ऑलमोस्ट 5% नीचे है, 180 का लेवल आ गया। तो खबर से पहले करीब 250 तक के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, पिछले 2 दिनों में बड़ा कट आ गया है
और स्टॉक पर एक बार नजर बनाए रखें। कैनरा बैंक ये भी कमजोर है, 3% का कट कैनरा बैंक पर आपको आते हुए दिख रहा है। वागले साहब एक बार कैनरा बैंक के चार्ट पर भी राय दें। बाकी सारे बैंक्स भी कमजोर हैं, कैनरा भी आपको ऑलमोस्ट अब 3% नीचे दिख रहा है सर। दीपांशु, पिछले एक 7-8 दिनों में जो बाउंस हुआ है 290 295 से लेकर 340 तक, उसका ये करेक्शन है, तो यहाँ पे आप बेच नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 20 रुपए ऊपर से नीचे आया है। अभी 322-23 का भाव है। मुझे लगता है 315 316 में इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन ये मार्केट में लेने का भी कोई व्यू नहीं है। बेचना नहीं चाहिए कैनरा बैंक, बेचना नहीं चाहिए कैनरा बैंक, इस पर रखिए नजर, बट कुछ करिए नहीं। प्राइवेट बैंक से थोड़ा सहारा अभी भी है। आईसीआईसीआई बैंक ये होल्ड आउट कर रहा है, इंडसइंड बैंक ये भी आपको होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। एक बार बंसल जी से जरा आईसीआईसीआई बैंक पर राय ली जाए। बंसल जी ऑलमोस्ट डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, बाकी बाजार में गिरावट आ रही है, मुनाफा वसूली हो रही है, ये डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक जरा देखें सर। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पर अगर हम देखें तो 940 के अराउंड एक अच्छा बेस बना हुआ है। तो जिनके पास भी दीपांशु है, होल्ड करना चाहिए, टेक्निकली होल्ड करना चाहिए 945 के स्टॉप लॉस के साथ। और टेक्निकली स्टॉक 975 980 की तरफ जा रहा है, तो बने रहें और हल्की फुल्की करेक्शन में खरीदारी की राय होगी आईसीआईसीआई बैंक में। आई लेटर के लिए उतना खराब समय नहीं चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक होल्ड आउट कर रहा है, इन्फो एज होल्ड आउट कर रहा है, 2.5% ऊपर है। इप्का लैब्स अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है। आईसीआईसीआई प्रू कल और आज के बीच में अच्छा एक्शन इस काउंटर से आपको आते हुए दिखा है। तो थोड़ा आई लेटर के स्टॉक का इस समय बाजार में ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बट इन्फो एज में अच्छा मोमेंटम फिलहाल आपको बनते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी जरा इन्फो एज भी देखें, रिसेंटली इसमें अच्छा रोटेशन हमने देखा है, आज भी 2.25% ऊपर डेज हाई पर इन्फो एज सर। बिल्कुल दीप, इनफैक्ट पिछले काफी दिनों से स्टॉक इवेंचुअली धीरे धीरे हायर लोज बनाता हुआ नजर आ रहा था और एक अच्छा रेजिस्टेंस 4500 रुपए के आसपास था। स्टॉक ने आज सुबह से ही उसको होल्ड किया हुआ उस ब्रेकआउट को। मेरा मानना है कि यहाँ पर 4600 के आसपास एक प्रीवियस स्विंग हाई है जिसके आसपास स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक इन लेवल्स को होल्ड कर पाता है 1 या 2 दिन, तो अगला पड़ाव 5000 रुपए तक का देखने को मिलेगा। तो व्यू काफी पॉजिटिव है स्टॉक पर। अगर कोई गिरावट मिलता है थोड़ा 4525 4540 के आसपास, वहां पर एक बेटर एंट्री रह सकती है 4450 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक बहुत जल्दी 5000 रुपए तक की मूव दिखाने के लिए तैयार है। ओके, तो ये है इन्फो एज, 5000 तक जाने की तैयारी, यहाँ से भी 10% के आसपास की और तेजी बन सकती है, मानना है हिमांशु जी का। आइए, तेजी में है एक स्टॉक और वह है संवर्धन मदरसन। जब से जापान में 2 कंपनियों का एक्विजिशन किया तब से स्टॉक ज़बरदस्त एक्शन में है और एफआईज की पसंद का शेयर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जानी मानी एफआईज जेफरीज की तरफ से अब आया है एक बड़ा अपग्रेड। क्या है अपग्रेड, क्यों है अपग्रेड, बताने को तैयार है कुशल। कुशल, क्यों पसंद आया जेफरीज को संवर्धन मदरसन? बिल्कुल सर, जेफरीज ऑफ कोर्स सभी ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं सभी स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं जो भी उनकी कवरेज में होती है। और यहाँ पर जिस तरह से ये देख रहे थे कि पिछले 4 सालों में जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली उतनी ज़्यादा बेहतर साइड पर होती हुई नहीं दिख रही थी, या तो स्टैग्नेंट थी या फिर थोड़ी सी डिक्लाइनिंग ट्रेंड आपको देखने को मिले थे। पर यहाँ पर जेफरीज अब मानकर चल रहा है कि अगले 4 सालों के बाद आगे आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतरीन रह सकता है। और FY23 से ही यहाँ पर, यानी कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसी से ही इनको सुधार ये देखने को मिल रहा है। तो आगे चलकर जेफरीज ये मानकर चल रहा है कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तेज़ी हो सकती है और इसी वजह से उन्होंने FY23 से लेकर 26 के जो एस्टिमेट्स है, यानी कि जो एबिटा लेवल्स है वो 2 गुना होते हुए दिख रहे हैं और साथ ही EPS तो 3 गुना ये आगे चलकर एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो रेटिंग्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो होल्ड रेटिंग थी पहले इन्होंने दी हुई, उसको डबल अपग्रेड कर इन्होंने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य भी करीबन 64% ये बढ़ाते हुए दिखे हैं। 70 रुपये पहले टारगेट दे रहे थे, 115 रुपये के टारगेट अब ये दे रहे हैं। मौजूदा भाव से भी आप देखेंगे अगर 96 के लेवल्स पर आप कंपेयर करेंगे तो 20-22% की आपको और फर्दर अपसाइड अभी भी ये एक्सपेक्टेड है। अब अगले 1 साल का ये टारगेट दे रहे हैं और 24 से 25 के बीच EPS 18 से 42% की ग्रोथ की इनकी एक्सपेक्टेशंस है। सबसे बड़ा जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अधिग्रहण लगातार कंपनी करती हुई दिख जा रही है उसको लेकर ये काफ़ी बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको याद ही होगा जो होंडा मोटर्स से इन्होंने याचियो 4 व्हीलर का, जिसमें सनरूफ हो गया, फ्यूल टैंक्स हो गया, वो अधिग्रहण जो किया था वो काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशन पर ये करते हुए दिखे थे और आगे चलकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे जो टॉप लाइन में और ग्रोथ आएगा वो क्लियर कट प्रॉफिटेबिलिटी में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मौजूदा ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखेंगे संवर्धन मदरसन की तो करीबन 9% पर है, जबकि इन्होंने ये जो
जो अधिग्रहण किया है याचियो 4 व्हीलर्स का, उसकी FY23 की ऑपरेटिंग मार्जिन 11.2% की थी। तो मार्जिन एक्रेटिव भी यहाँ पर होते हुए दिखेंगे, EPS में भी अच्छा ग्रोथ आएगा और इसी वजह से जेफरीज जो है बुलिश होता हुआ दिख रहा है डबल अपग्रेड के साथ। डबल अपग्रेड आपको आते हुए दिखा है। आज कमजोर बाजार में होल्ड आउट गलत गिना है 60 रुपए से, हाँ 65 रुपए से, 85 से 115। मतलब 7 दिनों में हम देख रहे हैं 15% का ग्रोथ। ना वो छोड़ो, इनका टारगेट कहाँ से कहाँ बढ़ाया है? 70 से 115। तो मैं 70 से, मैं तो 95 से गिनूंगा। 95 से 115, 95 से 70 इनका पुराना था। हाँ, इसलिए डबल अपग्रेड हो गया, लेकिन फिर भी 95 से 115 बढ़िया टारगेट है। EBITDA डबल मान के चल रहे हैं FY26 तक ही, EPS 3 गुना, वो काफी शानदार है। मतलब 3 साल में दुगुना हो जाएगा मुनाफा बेसिकली, है ना? करेक्ट। ये मान के चल रहे हैं, इसलिए जरा एक्शन थोड़ा जबरदस्त आता हुआ दिख रहा है। जैन साहब, मदरसन, संवर्धन मदरसन, क्या है आपकी राय? देखिए, इस पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश पहले भी नहीं था, वेरी फ्रैंकली। मुझे मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, टेक ओवर्स कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट काफी एग्रेसिव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल रिकमेंडिंग दिस स्टॉक, और चला भी है, इसमें भी कोई बट ये सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश हूँ। मेरे पास दूसरे जब इतने सारे ऑप्शंस है तो मैंने वहां पे ज्यादा दाव लगवाने की वो दी है। बाकी सारी चीजें ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। एक बहुत बड़ी कंपनी और अलग अलग इसमें वो है। मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। मेरी तरफ से फ्रेश खरीदारी की राय। ओके, ले रखा है, होल्ड करिए, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। आज थोड़ा हम देख भी रहे हैं बाजार के उतार चढ़ाव में इस पर इम्पैक्ट आ रहा है। बट एक बार वागले साहब से चार्ट चेक ले लिया जाए। वागले साहब, वैसे तो मुनाफा वसूली हुई है, 97 का हाई बनाया था, बट 95 के आसपास अभी भी होल्ड कर रहा है मदरसन। जरा देखें सर एक बार। दीपांशु काफी चल चुका है, पैटर्न वैसे बुरा नहीं है। एक रेजिस्टेंस के लेवल से ही घुमा है। जो पिछला टॉप एक था वो लगभग 9770 का था, ये टॉप लगभग अप्रैल 22 का था। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, लेकिन मुझे अभी भी ये वीक नहीं लग रहा है। बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हो तो 89, 88 के स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे। 100 के पार ये निकलेगा तो 120 तक भी जा सकता है। ये स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है, ये मेरा पोजिशनल व्यू है। ओके, तो पॉजिटिव ट्रेंड में पोजिशनल व्यू है। थोड़ा बाजार के साथ उतार चढ़ाव तो इसमें होगा ही, बट अदरवाइज कोई ऐसी परेशानी वागले साहब को इसमें दिख नहीं रही है। तो मदरसन, इस पर रखिए आप नज़र रखिए कहीं और भी जहां पर आपको एक्शन इस समय बाजार का बनते हुए दिखेगा, और वो है आपके लिए सारे PSU बैंक्स जो गिर रहे हैं। PNB की हमने बात करी, कैनरा बैंक की बात करी, बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। 3% का कट बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इस समय बन रहा है, तो थोड़ी सेलिंग वहाँ पर गहरा रही है। SBI भी थोड़ा नीचे आपको दिखा था। वीकनेस इन एरियाज़ में काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। CSB बैंक में भी 14 लाख शेयर्स के आपको अभी सौदे होते हुए दिख रहे हैं, हालांकि स्टॉक पर भी प्रेशर बना हुआ है। तो बैंक्स इस समय PSU बैंक्स स्पेशली वीकनेस दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बार हिमांशु जी से चार्ट चेक ले लिया जाए। हिमांशु जी जरा देखें सर, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें क्या करना है सर? दीप, वैसे तो चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट सेटअप बहुत पॉजिटिव है, और इनफैक्ट बड़े PSU बैंक्स में जो F&O सेगमेंट में है उसमें से दिस वाज फर्स्ट स्टॉक जिसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था 190-195 के ऊपर। तो स्टॉक आज की गिरावट के बाद पहले सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ नजर आया है। मेरा ऐसा मानना है कि 195-190 का भी काफी अच्छी सपोर्ट जोन है, तो इन लेवल्स पे सेल तो करने का कोई पॉइंट फिलहाल है नहीं। 195-190 के आसपास मुझे लगता है कि वापस से खरीदारी का मौका है। तो अगर कोई टिप मिलती है कल के सेशन में टूवर्ड्स 195-190, तो मुझे लगता है खरीदारी करके चला जा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में 186 यानी कि 186 रुपए के नीचे का लॉन्ग पोजीशंस में स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह। ओके, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, डे लो पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंकों में फेडरल बैंक के नतीजों के बाद मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। सब में धड़ाधड़ दिग्गज प्राइवेट होल्ड आउट कर रहे हैं, हाँ। बट सारे PSU बैंक्स और थोड़े मिड कैप और बैंक्स गिर रहे हैं इस समय। 2 दिन से ये सरकारी थोड़े ऊपर थे, आज इनकी धुलाई हो गई। बारी बारी से चल रहे हैं, बारी बारी से पिट रहे हैं। यस, बहुत ही बढ़िया, एकदम लाइन से आकर तेजी करते हैं, लाइन से आके पिटाई खाते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई मारामारी नहीं है। आज एक्चुअली अब ये तो आप स्ट्रैटेजी डेटा बताएंगे तो उस पर चर्चा डिटेल में करेंगे, बट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है, बट आज वो तेजी वाली फीलिंग नहीं आ रही। रिकॉर्ड हाई भी बन चुका है आज। पहला हाफ बहुत मजबूत था, बट वो फीलिंग नहीं आ रही है आज तेजी वाली या बाजार में एक्शन वाली जो बाकी दिन आती है। अच्छा है ना, जिन लोगों को ये तकलीफ है कि यूफोरिया है, उन लोगों के लिए अच्छा है। आज वो लाइफ हाई पे भी लाइफ हाई वाली फीलिंग नहीं आज नहीं आ रही है। तो ब्रॉडर मार्केट थोड़ा ढीला है। अब ये क्या है कि
अगर आपके ये मार्केट कैसा है, अगर आपके पास सही स्टॉक है तो आपको तेजी, अगर आपके पास एमटार है आपको तेजी की फीलिंग आएगी। 2100 रुपये का भाव है। बिल्कुल। अगर आपने तेजस नेटवर्क ले लिया तो आपको तेजी की फीलिंग आएगी, 15% ऊपर है। तो आपने अगर सही स्टॉक लेके पकड़ा हुआ है तब तो आपको फीलिंग आ जाएगी तेजी की। नहीं तो फिर कैसे आएगी। जैन साहब का रेफेक्स, अगर नहीं भी लिया हुआ है लेकिन जैन साहब ने रिकमेंड किया तो उनको पूछो कितनी तेजी की फीलिंग है। रेफेक्स पता है कि नहीं पता है? पता है। जैन साहब भाव देखा है कि नहीं आपने? आज भी 10% सर्किट पे है। अब बोलो जैन साहब को कंजर्वेटिव टारगेट वाला है ना ये तो। हाँ, जैन साहब आप मेरी सुनते नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। कितना बोला था मैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको कितनी बार टोकता हूँ साल में? किस चीज को नहीं सुना अनिल जी? अरे भाई साहब, मैंने उस दिन नहीं बोला रेफेक्स का इतना सा टारगेट दिया था, 575 का टारगेट। मैंने कहा ये क्या टारगेट है? करेक्ट। हाँ, ये कुणाल जी होते हैं, कुणाल जी राकेश जी होते तो मेरा हिंट पकड़ के तुरंत टारगेट बढ़ाते थे। बंसल जी बढ़ाते नहीं बढ़ाते, आप बताओ। नहीं बिल्कुल अनिल जी बढ़ा देता। और आपने अनिल जी हिंट के बाद भी ये बड़ा क्लियरली बोला था कि टारगेट बहुत छोटा है। जैन साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। हाँ देखो सब याद है। देखो जैन साहब का स्टॉक रिएक्शन प्राइस से नहीं दिया। हाँ। फिर मैंने ये रिएक्शन दिया था कि मैं मार्केट्स ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं कब कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, एक तरफा चले जा रहे बढ़िया से। रेफेक्स इतना चल जाएगा, 2-3 बार सर्किट लगा दिया। वो तो आंखों में इशारा पढ़ना पड़ता है जैन साहब। ओके चलिए आइए बढ़ते आगे। एमटार की बात निकली तो एमटार एक और हमारे एक्सपर्ट है जिनको बहुत ही मजा आता है एमटार को बार बार लगातार रिकमेंड करने के लिए, और वो है सेठी साहब। तैयार है फोन लाइन पर बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बढ़िया दौड़ लगाते हुए सेठ साहब, आपको एक बार फिर से एमटार की बधाई देता हूँ। वैसे तो आपके टारगेट बहुत पहले ही पूरे हो चुके हैं लेकिन फिर भी स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आज 2100 की पार है। सेठ साहब बधाइयाँ। बिल्कुल, थैंक यू अनिल जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी एमटार बहुत अच्छा करा। और एक चीज देखी जा रही है अनिल जी, ये जो बड़े प्राइस वाले स्टॉक है जैसे एमटार है, क्राफ्ट्समैन हाल ही में दिया, वो भी देखिए क्राफ्ट्समैन आज क्या भाव है उसके, 4100 कुछ 50 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। फिर इस तरह के जो स्टॉक्स है वो उनमें कोई कहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। और वैसे आज के बाजार में ओवरऑल देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। ये जो निफ्टी पॉजिटिव है ये बिल्कुल आईटी स्टॉक्स की वजह से, और ये जो दो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उनकी वजह से है। बट बाकी ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। अनिल जी आज 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करने की सलाह। हेलो। हाँ सर, पहला बताएं। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन, जो अभी 400 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 420 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना 390 रुपए का। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है जो कि टर्बाइन्स बनाती है, मेनली टर्बाइन्स बनाती है। ये शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस, इन सब सेक्टर्स के लिए 50% से ज्यादा इनका मार्केट शेयर है स्टीम टर्बाइन इंडस्ट्री में। ग्लोबली प्रेजेंट कंपनी है, 70 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है, मेनली नॉर्थ अमेरिका, फिर आपके साउथ ईस्ट एशिया। और बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है। ऑर्डर बुक भी जबरदस्त है, 1600 करोड़ की ऑर्डर बुक है। 31 मार्च 2023 को 1600 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। मार्च क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, 55 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 33 करोड़ का पैट था। इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है सॉलिड 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 25%। एक जीरो डेट कंपनी है और कंपनी ने जनवरी के महीने में एक बाईबैक भी कंक्लूड किया था। वो 350 के भाव पे कुछ 290 करोड़ का बाईबैक किया हुआ है। और एफआईडीआईज भी अच्छी खासी 39% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें अच्छे नाम है, निपॉन है, इन्वेस्को है, नालंदा है, एसबीआई है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। और इस तरह की जो कंपनियां जो इक्विपमेंट्स बनाती है, चाहे पावर सेक्टर के लिए हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हो, बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है। ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। वन शुड बाय दिस स्टॉक एट द करंट लेवल्स फॉर अ टारगेट ऑफ 420। ये है त्रिवेणी टर्बाइन, पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती है। सेठी साहब दूसरा वाला भी बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी जो आज रडार पे आया है, स्टॉक का नाम है पनामा पेट्रो, जो अभी 294 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 310 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 285 रुपए का। ये कंपनी भी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है, स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे ऑयल और लुब्रिकेंट्स बनाती है, जो कि एफएमसीजी सेक्टर, पावर, फिर टेक्सटाइल्स, फार्मा, इन सब सेक्टर्स में काम आते हैं। इवन रबर सेक्टर में भी काम आते हैं। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है,
क्लाइंट्स लाइक डाबर, मेरिको, इनके सब क्लाइंट्स है। बाकी इस कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। इनका यूएई में भी फैसिलिटीज है, वहां पे भी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो मार्जिन्स में भी और इम्प्रूवमेंट होगा। और वैसे फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। इसके भी रिटर्न ऑन इक्विटी इज 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी भी 32% है। एक जीरो डेट कंपनी है और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि पीयर्स वुड ट्रेड समवेयर अराउंड 47-50 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करे। तो इस तरह के एक डीप डिस्काउंट या बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक है। और बाजार के कुछ रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड हैं, जिसमें प्रोमिनेंट नाम आता है रमेश दमानी जी का, जो 1.26% स्टेक ओन करते हैं। और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 70% के करीब की हिस्सेदारी है, कोई प्लेज नहीं है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 310, स्टॉप लॉस ऑफ 285। क्लिप पनामा पेट्रो, यहाँ पर भी करनी है खरीदारी। 2 बेहतरीन कैश कॉल्स सेठी साहब की तरफ से जहाँ पर एक्शन आ सकता है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए 2:30 बजे की अनिल जी की स्ट्रैटेजी का हो गया है वक्त। सर अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स देखिए 77 पॉइंट ऊपर है। 3 दिन से अमेरिका में एक्शन अच्छा बना हुआ है। नैस्डैक जिसने कल 15 महीने की ऊंचाई पर छुआ था, आज नैस्डैक फ्यूचर्स आपको 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो बढ़िया तेजी आपको आईटी में आज भी शाम को दिख सकती है अमेरिकी बाजार में। उनका पीपीआई डेटा भी आने वाला है, उस पर रहेगी नजर। हालांकि इन्फ्लेशन के बाद थोड़ी राहत आई है। यूरोप कल 1.5 से 2% ऊपर था, आज भी आपको आधे % की तेजी दिख रही है। कच्चा तेल 3 महीने की ऊंचाई पर बरकरार है और रुपया भी हमारा 2 हफ्ते की ऊंचाई पर बरकरार है, 17 पैसे मजबूत। क्या करना है सर? आज सारा एशिया पॉजिटिव था। तो दीप थोड़ा सा डेटा खराब हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और वो वीकली एक्सपायरी की वजह से। कैसे? 19,500 के पुट पर करीबन थे 2,85,00,000 शेयर 2 बजे जब मैंने शो शुरू किया। अभी थोड़े कम हो गए होंगे नीचे आए तो। और 19,550 के कॉल पर 1,86,00,000 शेयर और 19,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कितने शेयर का? गेस व्हाट? बताएं आप बताओ। मेरे को तो पता है, मैं कैसे लगूँ गेस? मतलब मैं थोड़ा अंदाज वापस देता हूँ। चलो 19,500 के पुट पर 2,85,00,000 शेयर, 19,550 के कॉल पर 1,86,00,000 शेयर, जो हाईएस्ट नहीं है। तो मतलब एक तो पक्का 1,86,00,000 से ज्यादा होगा। ठीक है, बराबर है। गैस वॉट? कितना? वेरी नाइस, 2.25 करोड़। आशीष, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल में 2.25 करोड़। 2.25 करोड़, उससे ऊपर तो नहीं आ रहा है। ओके, बताइए। 4 करोड़। 4 करोड़ 3.5 तो मैंने ही देखा था आधे घंटे पहले। देखने के बाद तो सब बता, मैं भी तो देख के बता रहा हूँ। मैं कौन सा अंदाज लगाता हूँ तो इतना बोलता था। हाँ, 3,93,00,000 शेयर कॉल रेट, 19,600 के कॉल पे। अच्छा, ये बाय द वे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये मंथली एक्सपायरी नहीं है। हाँ, वीकली एक्सपायरी। मंथली में क्या होगा? रोको वॉल्यूम कौन ऑप्शन में रोक के दिखा सकता है? देखो, और जब ये सारे दिन अलग अलग हो जाएंगे तब क्या होगा? देखो, सोचो। और होगा। गजब का वॉल्यूम है वीकली एक्सपायरी। 4 करोड़ शेयर एक स्ट्राइक प्राइस पे। 19,600 पर 4 करोड़, 19,650 1 करोड़ 80,00,000 शेयर, 19,550 1 करोड़ 85,00,000 शेयर, 19,500 सवा करोड़। क्या वॉल्यूम है? ऑप्शंस के वॉल्यूम देखो आप। और सामने 19,500 का कॉल ऑप्शन जो था, पुट ऑप्शन जो था 2,85,00,000, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा दबाव में है। और इस दबाव का फायदा आपको इस तरह से उठाना है कि आज अब से लेके क्लोजिंग तक अच्छे लेवल पर धीमे धीमे एंट्री करनी है। पहला सपोर्ट लेवल आ गया 19,440 के आसपास, अगला सपोर्ट 19,400 और फिर 19,350 के आसपास। तो धीमे धीमे टुकड़ों में खरीदारी कीजिए। वापस 19,500 के आसपास आए, वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। 500-550 के ऊपर आज नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो खरीदारी करनी कल के लिए करनी है, आज के लिए नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि आज 19,500 के ऊपर की अब आना थोड़ा सा मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि वहाँ पर पुट राइटर भी फंसे हुए, तो वहाँ आएंगे तो आप अपने आप पुट राइटर भी सोचेगा कि चलो पोजीशन कम करें। लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हो सकती है। ऊपर में 19,550 19,600 तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है ये, जिस तरह की पोजीशन बनी है। सो आप धीरे धीरे नीचे टुकड़ों में खरीदिए, अपने लेवल से खरीदिए। और उससे पहले वापस 19,500 से 19,550 की रेंज में आए तो वहाँ पर सेलिंग भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 19,600 के पार आप निकल नहीं पाएंगे। ये डेटा साफ बता रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 44,725 डे लो के आसपास है।
आपको खरीदना है 44,550 के आसपास जितना ले पाए, 650 के आसपास थोड़ा ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा। 44,550 एंट्री पॉइंट ज़्यादा ठीक है, वहाँ पे लीजिए। और ऊपर में 44,800 से 45,000 की रेंज में आए तो वापस वहाँ पर सप्लाई आने के चांस जो है आप सोचो। अब मैं यहाँ भी डेटा बताता हूँ दीप आपको। 44,800 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 1 करोड़ 10 लाख शेयर, और 44,900 के पुट पर उसके बराबर 1 करोड़, यानी कि 44,800 44,900 की रेंज में अच्छा आपको सपोर्ट है। और उसके नीचे आप आ गए। कॉल राइटर कहाँ है? 45,000 पर 1 करोड़ शेयर है। तो बैंक निफ्टी की समस्या है, पुट राइटर है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा बनी है, निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बनी। फॉरेन चेन 3 दिन बाद आज ऐसा हुआ है कि निफ्टी में लॉन्ग फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी में अभी भी लॉन्ग नहीं, शॉर्ट ही ज़्यादा फंसे हुए नहीं है वो, क्योंकि उनके भाव से नीचे। सो आई थिंक थोड़ा सा सावधानी रखें। आज ऊपर के लेवल पे आप थोड़ा हल्का करने की कोशिश करिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी तभी खरीदना है जब सपोर्ट लेवल के आसपास आए, और टुकड़ों में खरीदना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं। गॉट इट। ठीक है, टुकड़ों में लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, लेवल पर आए, रेंज पर आए तभी लेना है, अदरवाइज गलती नहीं करनी है। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 288, 287.90, 287.90, 288 का अभी भाव है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो एचपीसीएल के अंदर यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि दबाव देखने को मिल सकता है। एचपीसीएल के अंदर सेलिंग प्रेशर है, पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से हर रोज दबाव दिखा रहा है, आज भी ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 10 से 15 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग एचपीसीएल के अंदर देखने को मिल सकता है। हिंद पेट्रो पे यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 294, 295 के पास है, 295 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। 295 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करे एचपीसीएल। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 280 का पहला टारगेट बनेगा, 276 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो एचपीसीएल में बिकवाली करे 295 के स्टॉप लॉस से 280 और 276, ये 2 लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं 3-4 दिनों के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए HPCL, जहां पर आपको करनी है बिकवाली। ये रिसेंटली अच्छे मोमेंटम में थे, आज बिल्कुल लग रहा है कि मुनाफा वसूली का दिन है। इन काउंटर्स में भी गिरावट आ रही है इस समय। कच्चा तेल वापस से आ गया जो 80 डॉलर पे, तो अच्छी तेजी बन रही थी, बनते बनते फुस हो गई वापस। लेकिन एक बार वापस बनेगी दीप, बनेगी नियर टू द रिजल्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पे गिर तो गया है थोड़ा, और जैसा सुमित जी भी बोल रहे हैं, और नीचे आने दें, अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास जब आए तो वहाँ रिजल्ट के पहले खरीदारी करना पड़ेगा, क्योंकि HP, BP, IOC तीनों में रिजल्ट के पहले आपको एक वापस से मूव बनेगा। रिजल्ट अच्छे आने की संभावना आप मानकर चल सकते हैं, तो वो ध्यान में रखिएगा। गॉट इट। ठीक है, चलिए आशीष जी हमारे साथ तैयार है, बिल्कुल है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आए हैं। कैबिनेट ने 6 मिनरल्स की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता कर दिया है साफ। एक संशोधन हुआ है कैबिनेट की तरफ से, MMDR तो हमारे महाराष्ट्र में, MMDR इस बिल में संशोधन हुआ है। इस संशोधन में क्या कुछ हुआ है बताइए सर। पहले कैसा था कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, इनकी जो अगर माइनिंग करनी है तो सिर्फ सरकारी कंपनियां कर सकती थी, लेकिन अब इसमें निजी कंपनियों की भी एंट्री की जा रही है। 2014 के बाद से अगर आप देखें तो लगातार बड़े बदलाव इस एक्ट में हो रहे हैं। लेकिन एक बात है सर, प्राइवेट कंपनीज की एंट्री ज़रूर हो रही है, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस और एज है तो सरकारी कंपनियों के पास ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले भी मैंने एक अपडेट देकर आपको बताया था कि 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने एक JV फॉर्म किया है जिसका नाम है काबिल। यानी अगर आप देखें तो फुल फॉर्म इसका निकल कर आता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल इसका नाम है। और इसमें 3 कंपनियाँ दरअसल अगर आप देखें तो नाल्को है, हिंदुस्तान कॉपर है और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन है, जो कि ओवरसीज़ अगर आप देखें तो ऐसे, क्योंकि अभी तक भारत में इनकी डिस्कवरी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई। थोड़ी समय पहले हमने देखा था कि JNK में करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिले थे, तो उससे पहले कोई बड़े भंडार हमारे पास थे नहीं। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी JV के साथ माइनिंग कर रहे हैं, तो अनुभव इन्हें काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये जो करार किए हैं, ये लिथियम है, साथ में टाइटेनियम जैसे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इनके माइनिंग को लेकर है। क्योंकि अब एंट्री
प्राइवेट प्लेयर्स की भी हो जाएगी, लेकिन एज ऑलरेडी सरकारी कंपनियों के पास है। तो ये 3 स्टॉक है जो आपको रडार पर रखने चाहिए, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर। साथ में अगर आप देखें तो एनएमडीसी भी हो सकता है कि आगे जाके, अभी तक जेवी का हिस्सा नहीं है, मैंने कंफर्म करने को ट्राई किया लेकिन है नहीं है, लेकिन इन्हें अनुभव काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने के लिए। और साथ में अगर आप देखें तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये भी बता रहे हैं कि इस जेवी में आगे जाके कोल इंडिया भी शामिल हो सकता है। तो जितनी भी मिनरल्स कंपनी है, माइनिंग कंपनी है सरकारी, इनको भी आप रडार पर रखेंगे। प्राइवेट पार्टनर्स आ जाएंगे इनके लिए, हाँ, और बड़ी एक्सप्लोरेशन होगी एग्जैक्टली। और अभी ऑलरेडी अनुभव है इनके पास, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग कर रही है काबिल जेवी, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास। बिल्कुल, तो एक्सपीरियंस भी है। आज अच्छी भी शुरुआत हुई थी, बट उसके बाद हमने थोड़ा प्रेशर यहाँ पर बनते हुए देखा। बट नॉनदलेस जैन साहब, कैसे देखना है इस डेवलपमेंट को? लिथियम जो ऑफ कोर्स नेक्स्ट बज़वर्ड बना हुआ है, काफ़ी ज़रूरत इसकी आने वाले सालों में पड़ने वाली है। वो भारत में भी उसके रिजर्व्स हैं और हमारी खुद की कंपनीज यहाँ पर एक्सप्लोरेशन भी कर पाएंगी। बाकी मिनरल्स पर भी रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं सर। बिल्कुल अच्छा डेवलपमेंट है इनफैक्ट, और माइनिंग इंडस्ट्री पे तो मैं वैसे ही बहुत बुलिश रहता हूँ। मुझे माइनिंग कंपनीज बढ़िया लगती है क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं। और एनएमडीसी देखिए एक बहुत बढ़िया रिटर्न दिया ही है पास्ट ईयर्स में। कोल इंडिया है या फिर आपके इवन हिंद कॉपर है। तो माइनिंग की काफी सारी कंपनियां देखिए गवर्नमेंट के हाथों में ही है, और मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट जो है ये और बढ़िया रहेगा। और मेरे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन भी आता है और प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो एफिशिएंसी लेवल्स भी हो सकता है कि और बेहतर हो जाए। सो ओवरऑल इट्स अ गुड डेवलपमेंट, एंड माइनिंग कंपनीज के ऊपर पूरा मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं और स्कोप भी है एप्रिसिएशन का। तो एनएमडीसी, कोल इंडिया, ये सब बढ़िया लेवल्स पे लगते हैं। और आज हिंद कॉपर में सुन रहा था अनिल जी शायद लाए थे और वो बैन में आ गया एफएनओ के, बट कैश मार्केट में भी शायद रेकमेंड किए हैं। सो ऑल दी स्टॉक्स विल डू वेल। आज ठीक है, मार्केट सब खराब है तो थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आ सकता है। आज थोड़ा ही खराब है मार्केट, करेक्शन आ सकता है, बट वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। बाजार और इस सेक्टर का मूड बहुत अच्छा ही बना रहेगा। सुबह तो हम देख भी रहे थे मेटल्स थोड़ा बजिंग भी थे, उसके बाद थोड़ा मोमेंटम इन्होंने गिव अप कर दिया है। बट हिंडाल्को अभी भी टॉप गेनर बाजार का बना हुआ है और मेटल्स पर हमारा फोकस भी आया है। श्रीकांत जी का भी करते हैं स्वागत। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ शो में जुड़ भी रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। एक बार हिंडाल्को से ही करते हैं शुरुआत। बाकी बाजार में मुनाफा वसूली है, बट हिंडाल्को अभी भी सुबह की अपनी गेंस होल्ड कर रहा है। जरा बताएं इस पर अपना व्यू। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए वैसे अगर मेटल्स में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा मोमेंटम है, और आज भी जैसे मार्केट में भी करेक्शन आ रहा है, स्पेशली कट लेवल से, जैसे कि मार्केट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट गिर चुका है, तो इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि हिंडाल्को को बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। आज का ओपन और हाई भी सेम है, और साथ ही साथ आज की इसकी जो ओपनिंग थी वो गैप अप ओपनिंग थी। तो करंट लेवल से हिंडाल्को को लॉन्ग करें 434 435 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे एट 429, जो आज के लो से थोड़ा सा नीचे है, और टारगेट्स हम रखेंगे वापस एक बार 445 से लेकर 450 के। ओवरऑल मुझे लगता है कि मेटल स्पेस में अच्छी एक्टिविटी बिल्कुल देखने मिलेगी, और वहां पे और भी तेजी के मौके हमें ढूंढने चाहिए। ओके, तो ये है हिंडाल्को पर आपके लिए राय आती आई है। बहुत देर हो गई स्क्रीन पर बंसल जी आए नहीं है इसलिए ऐसा नहीं कि मैं उनको मिस कर रहा हूँ, उनके काम की खबर इसलिए बुला रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा फिर क्या आप ऐसा हंसेंगे बंसल जी को गलतफहमी हो जाएगी कि मैं मिस कर रहा था ऐसा। तो बंसल जी के काम की खबर है और बाकी लोगों के भी काम की हो सकती है। बंसल जी ये बताएं कि अगर आप फिल्म देखने जाएं और वो फिल्म मतलब पिक्चर, समोसे, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक कुणाल जी स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर करते भी नहीं हैं, वो भले बोलते हो, तो ये बताएं कि आप कैसे मतलब खरीदेंगे? टिकट साथ में खरीदेंगे, वो बंडल टिकट आती है वो लेंगे, अलग अलग लेंगे, कैसे कैसे क्या स्ट्रेटेजी आपकी? नहीं अनिल जी, मैं कॉम्बो लेता हूँ अनिल जी, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है कॉम्बो। अच्छा। कॉम्बो अनिल जी कुणाल जी को तो गिफ्ट करे जमाना हो गया, वो कोविड का जमाना था। हाँ। जब कोई जाता नहीं था अनिल जी। हाँ। अब तो कभी लॉन्ग टाइम कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं आया। हाँ। खुद ही स्पॉन्सर करनी पड़ती है अपनी टिकट्स अनिल जी। तो कॉम्बो लेते हो? कॉम्बो में मतलब आपके समोसे, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी लेना है खाने पीने का, टिकट, और कोई और किसी की कोई स्ट्रेटेजी? मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने वालों की किसी की कोई स्ट्रेटेजी है और आप में से किसी की? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, स्ट्रेटेजी पूरी बताई नहीं बंसल जी ने। अनिल जी वो छोटा कॉम्बो बुक कराते हैं। हाँ। उसके बाद जब वो लेने की बारी आती है अनिल जी, तब उनको जो दे रहा होता है उसको याद दिलाते हैं कि तुम जी बिजनेस नहीं देखते क्या, उसको याद आ जाता है तो अनिल जी ऑटोमेटिकली कॉम्बो अपग्रेड हो जाता है। तो अनिल जी पूरी रणनीति है। वेरी नाइस। अच्छा जनता बताइए।
नहीं, मैं तो अनिल जी कल मुझे याद आ रहा था, आप बोले थे कि तो पॉपकॉर्न खाने तो कोई जाता नहीं होगा, बट मैं एक्चुअली मूवी कम और मैं पॉपकॉर्न खाने जाता हूँ, वहां पे बड़ा मजा आता है। जाते ही सबसे बड़ा वाला टब लेता हूँ और सीधा बैठ जाता हूँ और पॉपकॉर्न खाता हूँ। तो इट इज वेरी फैटनिंग बट आई लव। तो देखो, मूवी आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको पॉपकॉर्न, समोसे, कोल्ड ड्रिंक कैसे खरीदने चाहिए मूवी देखने जब जाए, ये हम आपको बता सकते हैं। तो इस पर पूरी बहुत ही इन डेप्थ डिटेल्ड गहरी रिसर्च लेकर आई है नूपुर हमारे साथ। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, खबर तो कल पॉजिटिव आई थी कि 18% नहीं 5% लगेगा जीएसटी, लेकिन 18% भी लग सकता है। अगर आप भी लग सकता है, भी लग सकता है। अगर कैसे? एक गलती अगर आपने कर दी तो 18% देना पड़ेगा। बताइए। वो ये कि आपको टिकट तो बुक करनी है, लेकिन उसके साथ आपका जो खाने पीने का आइटम है वो बुक नहीं करना है। अगर आपने साथ में बुक किया पॉपकॉर्न, समोसा, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी, तो आपको 18% ही देना पड़ेगा। आप टिकट अगर अलग से बुक करते हैं तो टिकट पर 18% लगेगा, और खाने का आइटम अलग से बुक लेंगे ऊपर जाके काउंटर पे तो आपको सिर्फ 5% ही जीएसटी लगेगा। तो आपको सस्ता पड़ेगा। समझ में आया बंसल जी? अब आप, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। तो आगे से जब भी पिक्चर देखने जाएं, पॉपकॉर्न अलग से खरीदें साथ में, नहीं तो 18%, 5 के बजाय 18% जीएसटी देना होगा। किसी की आवाज आई थी मुझे। जैन साहब बोलिए। हाँ, मैं ऐसे ही खरीदता हूँ साथ, और मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा। वैसे 28% रेवेन्यूज आती है ये मल्टीप्लेक्सेस की फ्रॉम फूड्स एंड बेवरेजेस, तो ये अलग से जब लेंगे तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। बाकी देखिए, पहले तो बोले नहीं, नुपुर के बताने के बाद तुरंत आप बोले मैं ऐसे करता हूँ। नहीं, मैं तो अलग ही खरीदता हूँ, टिकट के कॉम्बो में नहीं खरीदता मैं। अच्छा, ओके, आप तो जाते भी खाने के लिए ही, आपने बताया ही था, आप तो इसलिए ठीक है, मान सकते हैं। बंसल जी, ऑल डाउट्स क्लियर? सर एक और चीज है और जैन साहब के काम की चीज देखिए, अब डाउट्स तो अनिल जी क्लियर हो गए, बट अनिल जी कंफर्ट नाम की भी कोई चीज होती है अनिल जी, कितनी बार आदमी लाइन में लगेगा अनिल जी? हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन? हाँ हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है सर। हाँ, नूपुर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रही, वो भी ध्यान से सुनिए जी। सर, हम कंप्लेन करते हैं कि 200 रुपए का टिकट था, 400 रुपए का टिकट था, पॉपकॉर्न में 800 रुपए लग गए, 1000 रुपए लग गए। तो पीवीआर वालों ने एक कैंपेन निकाली है, वी हर्ड यू, और उन्होंने आपके लिए स्पेशल ऑफर्स भी निकाले हैं। अच्छा। हाँ सर, वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं अभी। अगर आप वीकडेज में जाते हैं सोमवार से गुरुवार 9 बजे से 6 बजे के बीच में, तो आपको सिर्फ 99 रुपए में कॉम्बो मिल जाएगा, जिसमें सैंडविच होगा, कोल्ड ड्रिंक होगी, बर्गर होगा, समोसा भी का भी ऑप्शन है। ओके। तो उस टाइम पे तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है जाना, क्योंकि वर्किंग होता है। तो अगर आप वीकेंड पे भी जा रहे हैं तो आपको अनलिमिटेड का ऑप्शन मिल रहा है। अच्छा, अनलिमिटेड मतलब? अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप पॉपकॉर्न कितनी भी बार रिफिल करवा सकते हैं। हाँ सर, और एक बार खरीदो। ओह माय गॉड, जैन साहब की लॉटरी लग गई। जैन साहब के काम। और ये वाला बताओ ऑफर। हाँ सर, ये इसमें मतलब बॉटमलेस है, कितनी भी बार आप रिफिल करवा सकते हैं आपका पॉपकॉर्न का जो भी आप साइज लेंगे उसका, और कोल्ड ड्रिंक भी आप कितनी बार भी करवा सकते हैं। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन ये ऑफर है। तो अच्छा, तो एक चीज बताइए, ये जो हमारे जैन साहब है, इनके जयपुर में इतने दोस्त हैं, और तीसरा आदमी इनका दोस्त होता है, ठीक है? हाँ। अगर ये फिल्म देखने जाएंगे, इनके साथ 5 बंदा तो हमेशा होते हैं। एक टब लिया उसका। अरे एक मिनट रुको, जैसा मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, मैं आपको जानू। एक टब लिया, खुद खाएंगे, पूरे गांव को खिलाएंगे, फिर उसके बाद वापस इंटरवल में रिफिल करवा के। नहीं तो आप तो बोलो अनलिमिटेड, तो हाँ, तो रिफिल कराने के लिए तो वापस जाना पड़ेगा ना बाहर। नहीं तो जाना क्या, तो बाहर ही खड़े रहेंगे। पिक्चर किसको देखनी है? तो पहले ही बोल चुके हैं, मैं तो पिक्चर देखता नहीं। भाई पीवीआर शॉर्ट करो। ऐसे एक शो में 3-4 जैन साहब चले गए तो पीवीआर तो नुकसान में आ जाएगा। जी जैन साहब, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ अनिल जी। क्या बात है, मेरे पास में मेरे रिलेटिव बैठे थे, अरे हॉल में मिल गए, बोले क्या बात है, बोला आज एकदम पूरा रिफिल है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक्स लेके गए थे अपने हाथों में, और रिफिल क्या जितना टब तक ही कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर वो खाने के लिए सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भाई अपना अपना प्लास्टिक में ले लो, एकदम मस्त, एकदम बांट भी दियो, खिला भी। मतलब समझा नहीं क्या हुआ? टब ले लिया, ठीक है, और हर किसी के पास अपना एक प्लास्टिक बैग या कुछ था, तो सबके प्लास्टिक बैग में पॉपकॉर्न डाल दिया, और फिर से टब को रिफिल करवा लिया। अनलिमिटेड रिफिल करा लो। राजस्थान में स्कीम चलेगी नहीं इनकी, फेल हो जाएगी, मैं पक्का बता रहा हूँ। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ अनिल जी, ये जब तक शो चलेगा अनिल जी तब तक ही रिफिल हो सकता है या इसके बाद भी इसकी रिफिल फैसिलिटी है? वरना तो अनिल जी पूरा दिन ही बिता देंगे अनिल जी जैन साहब सिनेमा हॉल में अनिल जी। अब पता चला कुणाल जी सीनियर सिटीजन क्यों है। जैन साहब से इतना ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है, जैन साहब तो शो तक कहीं सोच रहे थे पूरा एक लाइफ टाइम। इससे पहले कि पीवीआर का मन बदल जाए ये प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, ये डिस्कशन खत्म। पता चला जो थोड़े बहुत लोग इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए भी आज ही विड्रॉ हो जाए। तो चलिए नूपुर ने आपके कुछ काम की बात बताई जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। ओके, आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी अनफॉर्चुनेटली सेल कॉल ही है। बंधन बैंक में एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन हुआ है और इसका कल रिजल्ट है, तो मुझे लगता है ये रिजल्ट के पहले वाला एक्सीडेंट हो सकता है। जो हमने फेडरल में देखा शायद इसमें भी देखने को मिल सकता है। 220 का ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। 217-18 का एक स्विंग लो है और मुझे लगता है ये सीधा 200 तक वन वे जा सकता है और ये होगा तो कल ही होगा क्योंकि कल रिजल्ट है। तो रिजल्ट प्ले के लिए आपको अगर रिस्क लेनी है तो 220 रुपये 50 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होगा। 205-207 का पहला टारगेट, 200 का दूसरा टारगेट। ओके, तो यह आपके लिए बंधन बैंक जहां पर आपको कमजोरी बनती हुई दिख रही है। थोड़ा बैंक्स में प्रेशर बन रहा है। फेडरल बैंक भी देखिए अब 5.25% नीचे है। बंधन बैंक जिसके नतीजे आएंगे कल, इस पर भी आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। तो प्रेशर इस समय बढ़ रहा है और 200 तक के लेवल्स तक वागले साहब को गिरावट आती हुई दिखेगी। इसमें थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे भी कि बंधन बैंक क्या एक्सपेक्ट करना है जहां तक नतीजों का सवाल है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस काउंटर के लिए। आज थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, रोटेशन हो रहा है ऑटोज में। सुबह तो हमने देखा ऑटो इंडेक्स लाइफ हाई पर था, बट वहां से प्रेशर आते हुए दिखा और मारुति के स्टॉक पर भी आप इस समय कमजोरी आते हुए देख रहे हैं। एक बार हिमांशु जी से मारुति का चार्ट चेक लेना चाहूंगा। हिमांशु जी देखें जरा, 9650 के लेवल पर अभी आ रहा है। ये सपोर्ट के लेवल्स हैं, यहाँ से और वीकनेस आ सकती है या फिर ऊपर जाएगा स्टॉक? क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? दी ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक का ये पहला एक शॉर्ट टर्म में एक रिट्रेसमेंट है टुवर्ड द सपोर्ट जोन, जो कि मैं सपोर्ट ही मान रहा हूँ अभी। और मुझे लगता है कि 9603 9620 एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर इसको होल्ड कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि इस गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है। इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस पर 9600 रुपए का स्टॉप लॉस एक लॉन्ग पोजीशंस के लिए एक ऑप्टिमम स्ट्रेटजी रह सकती है। अगर स्टॉक 9630 के नीचे निकलता है आज या कल, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग और फ्रेश शॉर्ट प्रेशर देखने को मिल सकता है और उस कंडीशन में स्टॉक 9500 9400 की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल 9630 का एक तेजी की पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस बनता है। ओके, ये है आपके लिए मारुति सुजुकी 9630 का स्टॉप लॉस बनता है। तेजी अगर आपको पोजीशन है तो उसकी तरफ आप नजर बना कर रखें। सुमित जी की अपनी कॉल के साथ है तैयार बिगुल के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु सेल कॉल रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2700, 2698, 2698, 2700 का 2700 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इंडिगो। इंडिगो के अंदर सेलिंग प्रेशर है, ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। कल का लो ब्रेक हुआ है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इंडिगो के अंदर यहां से देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है पिछले कुछ हफ्तों में। पिछले 1-2 महीनों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कुछ खास देखने को मिला नहीं है। अब यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी पे इंडिगो के अंदर बिकवाली करे, ऊपर के अंदर 2730, 2740 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 2740 के स्टॉप लॉस से इंडिगो में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 2660 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 2630 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो इंडिगो के अंदर यहां से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए। 3-4 दिनों के लिए इसके अंदर बिकवाली करे, 2740 का स्टॉप लॉस लगाए, 2660, 2630 ये लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करे इंडिगो में करनी है आपको बिकवाली, और इंडिगो में बिकवाली का एक रीज़न भी आपके लिए बनते हुए दिख सकता है। वो है गंगवाल फैमिली का जो लॉक इन था
वो ख़त्म हो रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले गंगाल फैमिली जो प्रमोटर्स हैं इंडिगो के, एक्टिव प्रमोटर्स नहीं हैं बट प्रमोटर्स हैं इंडिगो के, उन्होंने कुछ हिस्सेदारी बेची थी और बाकी हिस्सेदारी के लिए एक लॉक इन था, वो खुलने जा रहा है सैटरडे को। तो इफेक्टिवली अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि वो लॉक इन इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो वो अगर चाहें तो और अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, शायद उसकी वजह से या फिर बाजार में जो रोटेशन है उसकी वजह से आप स्टॉक पर प्रेशर इस समय आते हुए देख रहे हैं। आइए, बंधन बैंक की अभी हम बात कर ही रहे थे, वागले साहब की तरफ से सेल कॉल भी आया है, बट नतीजे कैसे रहेंगे बंधन बैंक के एक बार जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, फेडरल अनुमान अच्छा था बाजार का, उसके मुकाबले तो फेडरल ने थोड़ा डिसअपॉइंट करा है, हालांकि एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है, बट बंधन बैंक यहाँ पर नंबर्स कैसे आने वाले हैं? देखिए, यहाँ तो अनुमान ही कमज़ोर नंबर्स का है, तो आई मीन पता नहीं क्या होगा फिर तो, क्योंकि इस कंपनी ने जो अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए थे उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। लोन्स एंड एडवांसेस में केवल 6.7% की ग्रोथ थी। कुल डिपॉजिट जो है महज 16.5% बढ़े थे। कासा डिपॉजिट 2.8% गिरा था। रिटेल डिपॉजिट केवल 5.9% बढ़े थे और कासा रेशियो एज यूजुअल गिरते जा रहा है। हमारा अनुमान NII फ्लैट रहेगा, 2530 करोड़ पे आएगा। मुनाफे में 9.5% की गिरावट होगी, 800 करोड़ के आसपास की आ सकता है। जितनी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था सबके सब कह रहे थे कि हो सकता है कि इस कंपनी के स्लिपेजेस जो है उनमें आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिलेगी, यानी कि प्रोविजन और स्लिपेज जो है उसमें बढ़ोतरी होगी और उसका असर जो है बंधन बैंक के मुनाफे में देखने मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन नो डाउट इनका बढ़ेगा, क्योंकि Q3 में इस कंपनी ने अपनी जो ओवरऑल लोन रेट से खासकर माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी ली थी। उसके कारण आपने देखा था कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ के आए थे और इस बार भी माना जा रहा है कि कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ के आएंगे। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब फेडरल बैंक के नतीजों के बाद ये देखना है कि इस कंपनी के NPA कैसे निकल के आते हैं। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार 7 क्वार्टर NPA में गिरावट के बाद फेडरल बैंक के NPA नो डाउट थोड़े बड़े हैं, लेकिन बड़े हैं और इसका अनुमान किसी को नहीं था। और बंधन बैंक में तो माइक्रो फाइनेंस का कारोबार भी है, यहाँ भी क्या NPAs बढ़ के आते हैं? अगर आते हैं तो शायद इंडस्ट्री का ट्रेंड जो है वो आपको बदलते हुए दिखाई दे सकता है। तो NPA के नंबर पर नजर रखिएगा, बाकी ओवरऑल नंबर्स जो है थोड़े बहुत कमजोर रह सकते हैं बंधन बैंक के। और स्टॉक में भी गिरावट का ट्रेंड आ रहा है, नतीजों से पहले स्टॉक में वीकनेस भी आई है। लाल निशान में, मैं वही कर रहा था, और निफ्टी भी लाल में जाने की तैयारी में। तो पूरे के पूरे गेंस आज दिन के सुबह के हाई बनाकर जो आए वो गंवाते हुए दिख रहे हैं और 19,400 के नीचे निफ्टी है और 19,350 के सपोर्ट रेंज के आसपास अब उधर जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी दिन का जो सपोर्ट रेंज है 550-650 के आसपास वहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी कमजोरी आखिरी 1-1.5 घंटे में, बिल्कुल कल ही की तरह का ट्रेडिंग सेशन है। फर्स्ट हाफ मजबूत, सेकंड हाफ कमजोर बिल्कुल होते हुए दिख रहा है। आइए, श्रीकांत जी के पास एक कॉल भी तैयार है, चलते हैं उनके पास। BTSTT का बिगुल बताएं श्रीकांत जी। जी, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ वैसे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने 19,350-370 के करीब सपोर्ट लिया है और जैसे कि एक बड़ा फॉल हमने देखा है आज के दिन में, मुझे लगता है कुछ माइनर रिबाउंड तो बिल्कुल आ सकता है। और इस रिबाउंड में हम बजाज फिनसर्व को प्ले करना चाहेंगे, जो करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 1610 के करीब। ये स्टॉक लगता है कि वापस एक बार 1660 या 1700 के भी लेवल्स दिखा सकता है। काफी अच्छे फॉर्मेशन के साथ ये ट्रेड कर रहा है और आज के बड़े करेक्शन में भी उसमें बड़ा करेक्शन आया नहीं है। तो करंट लेवल से बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करें, जो ट्रेड कर रहा है समवेयर क्लोज टू 1610। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे एट 1575। टारगेट्स रखेंगे हम 1660 और 1710 के। ओके, तो इतनी सारी सेल कॉल्स के बीच एक बाय कॉल आ रही है और वो है आपके लिए दिग्गज बजाज फिनसर्व के लिए श्रीकांत जी की तरफ से। स्टॉक भी रिलेटिवली बेटर प्लेस है, इस समय होल्ड आउट कर रहा है, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं दिखा रहा है बट एटलीस्ट होल्ड आउट तो इस समय बाजार में कर ही रहा है। देखते हैं कैसी मूव इस पर आएगी। आज IT के अलावा बहुत कम स्टॉक्स हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि होल्ड आउट आते हुए दिख रहा है, बट नॉनदलेस बजाज फिनसर्व उनमें से एक काउंटर है। देखते हैं कैसी मूव इस पर आएगी। बट वरुण हमारे साथ हैं ही और वरुण से जानना है कि पिछले महीने बाजार की तेजी में म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियोज में क्या कुछ बदलाव करे हैं। वरुण जरा बताइए, कहीं कुछ खरीदारी करी है, कहाँ बिकवाली करी है, पोर्टफोलियो कैसे इन्होंने अपने चेंज किए हैं? तो डेफिनेटली दीप, खरीदारी भी की है, बिकवाली भी की है, लेकिन खरीदारी का आंकड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। और आपने देखा कि पिछले महीनों में काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स भी हुई थी जहाँ पे काफ़ी सारे प्रमोटर्स ने या फिर काफ़ी सारी कंपनियों ने अपने हिस्से बेचे थे, उसमें भी इन्होंने फ़ायदा उठाया और काफ़ी सारे स्टॉक्स में पोजीशन ले ली है। टॉप 3 स्टॉक्स जिनमें इन्होंने खरीदारी की है उसमें सबसे पहले HDFC AMC है।
करीब करीब 2300 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है HDFC AMC में की गई है। कोल इंडिया 2000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी जो है वो कोल इंडिया में की गई है। और श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो करीब 1700 रुपए के आसपास की खरीदारी की है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकवाली की है उसमें एक्सिस बैंक है। ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास की सेल जो है एक्सिस बैंक में हुई है। L&T, HAL इनमें इन्होंने करीब 1600-1700 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। अगर आप देखेंगे लार्ज कैप में तो कोल इंडिया, HUL, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस ये स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की है। HAL, एक्सिस बैंक जैसे कि मैंने आपको बताया। मिड कैप में HDFC AMC, श्रीराम फाइनेंस, टिमकेन ये तमाम वो स्टॉक से बिकवाली की है इन्होंने। इंडियन होटल्स, मैक्स हेल्थ, फेडरल बैंक ये पहले बेच के निकल गए थे। डिक्सन, मैक्स फाइनेंशियल्स। स्मॉल कैप में खरीदारी कृष्णा इंस्टीट्यूट, TD पावर, CMS इन्फोसिस्टम में की है बिकवाली। ग्लोबल हेल्थ, मेदांता जो कि अब निफ्टी 500 और 100 का हिस्सा है उसमें इन्होंने बिकवाली की। साइंट, सिटी यूनियन बैंक जैसे काउंटर से जहाँ पे बिकवाली की। लेकिन हाँ कुछ नई लिस्टिंग जैसे कि IQ, आइडिया फोर्ज, साथ ही साथ कुछ और ऐसे छोटे मजर स्टॉक्स मैंगलोर रिफाइनरी, कोल्टे पाटिल, BSE लिमिटेड यहाँ पे भी इनके तरफ से खरीदारी हुई है। तो काफ़ी हद तक पोर्टफोलियो चर्न हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे फेवरेट स्टॉक्स निकल के आए हैं जैसे कि कोल इंडिया, HDFC AMC, श्रीराम फाइनेंस जहाँ पे इन्होंने जम के खरीदारी की है। तो कुछ लार्ज कैप्स में खरीदारी एक्चुअली कोल इंडिया का नाम सुन के तो मैं भी सरप्राइज था। हालांकि आज स्टॉक की पिटाई हो रही है नीचे, बट कोल इंडिया में वो भी 2000 करोड़ रुपए के आसपास बढ़िया खरीदारी हुई है। चलिए HUL में भी आप कह रहे हैं खरीदारी? हाँ, HUL में भी खरीदारी हुई है लेकिन वो माइन्यूट है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा स्मॉल कैप रैली में हल्की मुनाफा वसूली दिखी है और कुछ लार्ज कैप्स में हमने शिफ्ट होते हुए देखा है इस एक्शन को। जैसे आप कैसे देखना है, ये म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा स्मॉल कैप्स में मुनाफा वसूली करके कुछ लार्ज कैप्स में अपने पैसे डाले हैं? हाँ देखिए, इनफैक्ट वहां पे इतना बड़ा मूव आ चुका और लार्ज कैप्स तो मैं बोल ही रहा हूँ कि निफ्टी को सपोर्ट करने वाले लार्ज कैप्स है। आप अभी भी वहां पे कोल इंडिया के अगर चार्ट्स देखिए या फंडामेंटल्स देखें तो दोनों में बहुत मजबूती दिखती है। सारे NMDC, PSU स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स के अलावा और बैंक्स में भी अभी भी ICICI बैंक, HDFC बैंक सस्ते लगते हैं। रिलायंस में इतना बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन और सब कुछ है। IT स्टॉक्स एकदम पिटे हुए थे। तो यही एक रीजन है कि स्टॉक्स ऑटो के अलावा, ऑटो और फार्मा और ये थोड़े बहुत अभी जरूर से रन अप में पार्टिसिपेट किए हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी बहुत स्टीम बाकी है और ये सारे स्टॉक्स जब पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा। और आज देखिए हमने IT स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन से कितनी बड़ी तेजी देख ली। तो आई फील कि अभी भी ये एक बार जहां पर भी करेक्शन आए 19,250, 350 के रेंज में अगर करेक्शन आने के बाद वापस से चलेंगे। एंड म्यूचुअल फंड्स का ये मूव जो है ये सही भी है कि लोग लार्ज कैप्स में ले रहे हो। कल भी हमने देखा DIIs वर बाइंग एंड FIs वर सेलिंग, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखी तो उसी का नतीजा आज मार्केट में देखने को मिला। तो ये है आपके लिए कुछ स्मॉल कैप्स में मुनाफा वसूली हुई है, कुछ लार्ज कैप्स में फंड की खरीदारी हुई है। आज भी हम देख रहे हैं स्मॉल कैप्स में ज़्यादा मुनाफा वसूली है। 1.25% नीचे अब आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिख रहा है, 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स दिख रहा है। तो थोड़ा वहाँ पर पेन आज ज़्यादा बनते हुए दिखेगा। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, उनकी एक और कॉल है तैयार। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल और रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 889, 888.80, 888.80, 889 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर आज ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। कल का लो जस्ट अभी ब्रेक होने वाला है। भारती एयरटेल के अंदर यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा इसके अंदर ड्यू है। जब तक ये ऊपर में अब 895 है या 900 का लेवल तोड़ेगा नहीं, तब तक इसमें फ्रेश मोमेंटम अभी और ऊपर में बनना नहीं चाहिए। और नीचे के अंदर 15-20 रुपए का फॉल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलना चाहिए। भारतीय एयरटेल में यहाँ पे CMB पे बिकवाली करे, छोटा सा स्टॉप लॉस 895 का ऊपर में लगाए, 895 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 880 का, दूसरा टारगेट बनेगा 870 का। तो बिकवाली करे 895 के स्टॉप लॉस से 880 और 870 के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए। 880, 870 के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए भारतीय एयरटेल पर करनी है आपको बिकवाली।
सुमेश जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। थोड़े समय से हम स्टॉक में मुनाफा वसूली का प्रेशर देख रहे हैं। आज की गिरावट से पहले ही थोड़ी मुनाफा वसूली भारतीय एयरटेल में आती हुई दिख भी गई थी। आज ऑफ कोर्स थोड़ी ये प्रेशर और आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी गिरावट इस पर बढ़ी ही है। महानगर गैस आज ये भी थोड़ा कमजोर है, ऑलमोस्ट 0.3% नीचे। ऑयल एंड गैस में आज थोड़ा रोटेशन दिख भी रहा है और महानगर गैस आपको फिसलते हुए भी इस समय दिख रहा है। वागे साहब, MGL इसका चार्ट देखें सर, 0.3% का कट इस समय। दीपांशु थोड़ा और नीचे जा सकता है, लगभग एक 1060 के आसपास जा सकता है। अभी 1090 है, तो थोड़ा डाउनसाइड और कंटिन्यू हो सकता है। बाय नहीं करना चाहिए। अगर बाय करना है तो थोड़ा और नीचे के लेवल में सोचेंगे, 1060 1050 ये रेंज में। ऊपर में 1115 ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यह है आपके लिए महानगर गैस जिस पर वीकनेस है। कोरोमंडल, UPL इस पर भी वीकनेस आपको आती हुई दिख रही है। PI इंडस्ट्रीज में रिसेंटली थोड़ी गिरावट आई थी। एग्रो केमिकल स्पेस में हमने वीकनेस आती हुई देखी। और जैन साहब, इस पर आपकी एक बार राय लेनी है सर, क्योंकि 2 ग्लोबल दिग्गज एग्रो केमिकल कंपनीज हैं, पहले FMC और फिर BASF। दोनों ने आगे की गाइडेंस पर चेतावनी दी है। BASF की तरफ से प्रॉफिट गाइडेंस पर भी कंसर्न आते हुए दिखा है। रिसेंटली इस स्पेस में हमने वीकनेस भी बनते हुए देखी थी। और अभी जो ग्लोबल मूड माहौल की वीकनेस की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट इंडियन कंपनीज पर आ सकता है सर? परफॉर्मर रहा है और काफी हद तक नीचे ही चल रहा था। और मैंने इनफैक्ट रिसेंटली स्टॉक को शाम वाले शो में मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे भी दिया। तो मुझे लगता है कि देखिए काफी हद तक डिस्काउंटेड है। बासफ ने दिया, ठीक है, जर्मन कंपनी है और यूरोप में भी सिचुएशन वैसी है। और इंडिया में अगर हम देखें तो एग्रोकेमिकल्स में थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक इम्पैक्ट आया हो और केमिकल स्पेस ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा। बट आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये फंडामेंटली ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया है और ये सिचुएशन ऐसी है कि ये रहने वाली कंटिन्यूस नहीं है। तो कई बार ऐसे मार्केट्स में जब आपको दूसरी जगह बहुत प्रॉफिट्स हो रहा होता है तो वहां प्रॉफिट बुक करके ऐसे स्टॉक्स जो कि हालांकि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, टेक्निकली कई बार ऐसा होता है कि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में नहीं करे, बट फंडामेंटली अगर साल 2 साल का नजरिया जो रखेंगे तो इट कैन बी ए गुड वे ऑफ पार्किंग योर कैपिटल इन सेफर स्टॉक्स वेयर द डाउनसाइड रिस्क इज लोअर और ऊपर का साइड खुल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स उस तरीके से काम में आएंगे। तो नीचे के साइड में बासफ को बल्कि लेना चाहिए इस न्यूज पे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है बासफ जहां पर खरीदारी करने की राय। स्टॉक में अच्छी रिकवरी निचले स्रोत से आती हुई दिखी है। आइए बढ़ते आगे जय के लिए बिल्कुल कैश का ऑप्शन। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, जो हिसाब से मार्केट में एक हाई लेवल से एक सेल ऑफ हमें देखने मिला है, यहाँ पे अनिल जी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का निफ्टी का मैं पुट ऑप्शन सजेस्ट करूँगा। 19,300 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन अनिल जी 20 जुलाई की एक्सपायरी का, जो अभी 38 रुपये पर अनिल जी ट्रेड कर रहा है। 20 जुलाई का 19,300 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 38 रुपये पर अनिल जी ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा डेट कैन बी एट 12 रुपीज़, 12 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 38 रुपये पर खरीदे। पहला टारगेट अनिल जी इसका बनेगा 82 का, 82 रुपये का। एंड नेक्स्ट टारगेट जो बन रहा है वो 105 का बन रहा है, 105 का। सो 82, 105 ये 2 टारगेट्स के लिए 19,300 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 20 जुलाई की एक्सपायरी का निफ्टी का खरीद है अनिल जी। क्लोजिंग बिलो 19,500 आज अच्छा साइन नहीं है। अगर 19,500 के ऊपर फिर से जाके टिकता है अनिल जी, देन डेफिनेटली वहाँ पे फिर से बाय करना चाहिए। आज हमने सुबह कॉल ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में दिया अनिल जी, एक अच्छा मूव देखने मिला। वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी। बट अब यहाँ पे ऑल्दो एक सपोर्ट के आसपास तो आया है निफ्टी 19,400 350 के आसपास, बट देन 19,300 टेस्ट कर सकता है अगर ये एक 19,500 के ऊपर टिकता नहीं है। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव पुट ऑप्शन का जा सकते हैं निफ्टी में। ओके, ये है आपके लिए जय की तरफ से। सुबह कॉल ऑप्शन की तरफ व्यू था, बट अब थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड पुट लेने में बेटर आपको मूव कर रहा है। तो आप पोजीशन अब शिफ्ट कर सकते हैं। और 19,300 अगले हफ्ते की एक्सपायरी, ऑब्वियसली आज की तो एक्सपायरी बस होने ही वाली है, अगले हफ्ते की एक्सपायरी की पुट आप खरीद कर चलें। ये जय की तरफ से व्यू आ रहा है उसमें।
तो बिल्कुल, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर पुट ऑप्शन लंबे समय बाद खरीदने की राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से तैयार है। आइए बिगुल के साथ लेते हैं पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हमारा आईटी स्पेस है टीसीएस। काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और नतीजों के बाद अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों के हाईस के ऊपर निकला है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़ी तेजी का एक डिसेंट अपमूव 3500 के लेवल तक दिखाने का दमखम रखता है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन टीसीएस। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कमजोर बाजार में भी तेजी बनते हुए दिख रही है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत सुधरा है पहले की तुलना में और हमें लगता है कि यहाँ पर 3500 तक का एक मूव आता हुआ दिखेगा। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, 3300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 3400 का, दूसरा टारगेट 3450 का। खरीदारी की राय है टीसीएस। ओहो, क्या बात है टीसीएस में। और आज क्लोजिंग शो का पहला बिगुल है जो तेजी की तरफ आता हुआ दिखा है और टीसीएस पर कल के लिए खरीदारी की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आती हुई। 3300 का लगाएं स्टॉप लॉस, टारगेट 3400 और 3450 के आपके लिए निकल कर आएंगे। आइए जल्दी ही आपको अपने देश में यानी कि भारत में टेस्ला की गाड़ियां दौड़ती हुई मिल सकती है। आप भी खरीद सकते हैं, आपके बजट में भी आ सकती है। बजट में भी मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है कि टेस्ला की भारत में एंट्री होने की तैयारी आपको नज़र आ रही है। टेस्ला, यस, फाइनली इसका इंटरेस्ट है टेस्ला में। बीच में एक दो बार कुणाल जी या राकेश जी किसी ने तो बोला था किसको टेस्ला, किसको कुणाल जी थे आई थिंक। कुणाल जी, टेस्ला की चाहत आपने रखी है बंसल जी ने? जी कुणाल जी। अनिल जी खरीदेंगे बंसल जी? अनिल जी चलाऊंगा मैं, साथ बैठूंगा उनके। तो अनिल जी बंसल जी को ही खरीदनी है, पर मेरी मानिए अनिल जी उसको। अच्छा ओके बंसल जी। जी अनिल जी, मेरी चाह थी और बड़ी महंगी थी और ये न्यूज़ अनिल जी काम की है। वो जो पीवीआर वाली न्यूज़ थी ना अनिल जी, वो जैन साहब को भी बता दूं, पॉपकॉर्न में जो नमक होता है ना, सॉल्ट इनटेक बहुत ज्यादा होता है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये वाली खबर काम की है, तो ध्यान से सुनिए जैन साहब। आप भी इंटरेस्ट बनाइए, जयपुर आएंगे तो साथ में घूमेंगे आपकी गाड़ी में वहां पर। जैन साहब का फंडा क्लियर, नमक भले कम हो ज्यादा उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, मुफ्त में तो खा रहे हैं। मुफ्त की कोई चीज़ नुकसान नहीं करती, समझा करो। जैन साहब का फॉर्मूला आपको पता ही नहीं है। अच्छा अब आइए टेस्ला, जो कुणाल जी राकेश जी के लिए सस्ती वाली गाड़ी आ रही है, जरा समझ ले कितनी सस्ती है। मेक इन इंडिया में टेस्ला बनाने जा रहा है भारत में गाड़ियां। आशीष के पास है सारी डिटेल्स। आशीष बताइए। सर बहुत सस्ती है, मारुति से सस्ती है। क्या बात कर रहे हो? मारुति की इन्विक्टो लॉन्च हुई थी, 25 लाख एक शोरूम था और वहां पर तो आपको रोड टैक्स वगैरह भी, रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अब जो टेस्ला की प्लानिंग हो रही है कि अगर भारत में आ जाते हैं, जहां पर एक टारगेट कर रहे हैं कि इसको भारत में मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपोर्ट बेस बनाएंगे। साल में 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाने का टारगेट है और अगर ऐसा हो गया तो जो शुरुआती कीमत होगी टेस्ला की वो 20 लाख रुपए होगी, जो कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि मारुति से भी सस्ती है। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नज़र आ सकती है। और दरअसल अगर आप देखें तो अभी तक चाइना काफ़ी बड़ा बेस है, काफ़ी सालों से टेस्ला एंट्री करने की कोशिश कर रहा है भारत में, लेकिन भारत सरकार ने यही अपनी कंडीशन दी है कि आप यहीं पर मैन्युफैक्चर कीजिए, फिर यहाँ से आप एक्सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं उन पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, इसके चलते वो आ नहीं पा रहे थे। अब क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो बड़ा फ़ायदा यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री को देखने को मिलेगा। ग्राहकों का तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जितना भी पूरा ईवी इकोसिस्टम है इसके लिए एक बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पर रखने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो मिंडा इंडस्ट्रीज़ है, इनकी ऑर्डर बुक में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा जो है सब्सटैंशियल हिस्सा ईवी की तरफ से आता है, तो यहाँ पर फोकस करना चाहिए। ऊनो मिंडा जिन्होंने थोड़े दिन पहले ईवी बैटरीज के लिए करार भी किया है, साथ में अगर आप देखें तो ऑटो स्विच है, लाइटिंग है, बैटरीज है, इनके लिए ऑलरेडी ईवी इकोसिस्टम में कामकाज कर रहे हैं। सोना कामस्टार, इसको बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि इनकी करीब 21,500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और इस पूरी ऑर्डर बुक में आप देखें तो 77% हिस्सा जो है वो इनको ईवी के माध्यम से आता है, तो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। साथ में क्योंकि ब्रॉडली अगर ईवीज हैं तो ईवी चार्जर्स की भी डिमांड होगी, चार्जिंग स्टेशंस की भी डिमांड होगी, तो टाटा पावर इसको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन सर काफ़ी सालों के नेगोशिएशन के बाद इलॉन मस्क ने जब पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिले थे तभी भी बताया था कि वो इंडिया आना चाहते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। साल में अगर 5 लाख गाड़ियाँ बना दी तो कीमतें आ जाएंगी करीब 20 लाख के करीब। अच्छा, साल की 5 लाख गाड़ियाँ? 5 लाख गाड़ियाँ।
20 लाख रुपए में बनी। और ये कौन सी ईवी होगी इनकी? ये ईवी इनकी तो टेस्ला तो ऑटोनोमस भी है। हाँ। सारी ईवी टाइप, सारी ईवी और सेल्फ ड्रिवन ऑटोनोमस कार्स, आपको चलाने की जरूरत नहीं होती। यार तो मजा आ जाएगा। देखो आपके एक तो 20 लाख में गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो एकदम कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ऐसा ड्राइवर के भी पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे, है ना। अब ट्रैफिक में अटके हो सो जाओ आराम से। नहीं ऐसे मजाक कर, नहीं सो सकते, जागना रहता है। वो उसमें एक स्कैनर होता है, वो कहता है कि ड्राइवर अलर्ट रहे। अच्छा। आपको कार चलाने की जरूरत नहीं है, तो सामने देखना पड़ेगा। हाँ, सामने। फिर तो अपने तो स्मार्टफोन का क्या करेंगे हम तो। ड्राइवर होता है इसलिए ताकि अपने मोबाइल में वो वैसे रखता है कि ड्राइवर अलर्ट है, बट ऐसा नहीं कि आप बैठो आराम से, आपको कार चलाने की जरूरत नहीं है। किसी ने चलाई टेस्ला की गाड़ी? कहीं विदेश यात्रा में अभी गए थे ना 2-4 लोग, एक बार आपने चलाई? क्या बात, 2017 में। हाँ, जर्मनी में। अरे वाह, अच्छा अब समझ में आया। आज तक कभी दीप ने ये नहीं बोला कुछ सिद्धार्थ जी को जर्मनी के लिए जाके आया है इस चक्कर में। हम ही बोलते रहते जर्मनी। दीप ने कभी, मैं सोचा इसको इंटरेस्ट नहीं है जर्मनी जाने में, जाके आया। जी 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 जैन साहब। नहीं, मैं 2000 में चलाया, अगर 2016 में एम्स्टरडेम में टैक्सी थी, एयरपोर्ट से जो होटल तक गया, उस टैक्सी टेस्ला की टैक्सी थी। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि इंडिया में आने में इतना समय लग गया, दिखती भी नहीं है गाड़ियां, बट ठीक है जो भी है। बट यस, वो आएंगे तो टाटा मोटर्स के लिए थोड़ा सा बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ईवी मार्केट्स में इनरूट्स वो लोग अच्छा बना चुके हैं। सो लेट्स सी, इट्स अ गुड न्यूज फॉर द ऑटो इंसुलरी यूनिट्स। और आज ऑलरेडी बहुत बड़ी न्यूज है, और अभी आशीष ने भी बोला भी, और सारी चीजें मुझे लगता है इवन जो ईवी फ्लूइड्स बनाती है, कैस्ट्रॉल, गल्फ ऑयल, ये सबको भी फायदा होने वाला है, ऐसा मेरा मानना। अच्छा जी, बंसल जी। देखिए अनिल जी, विन विन है। जैसे आप दिल्ली आएंगे तो आपको कुणाल जी जैसे ड्राइवर से बच जाएंगे अनिल जी। ऑटो ड्राइविंग पे चलेगी गाड़ी, तो जितना धीरे चलाते हैं अनिल जी उससे भी राहत मिलेगी इसमें। तो गाड़ी तो बहुत बढ़िया है ये। बिल्कुल। कुणाल जी के साथ तो मैं अब बैठते ही नहीं। पैदल चले जाओ तो जल्दी पहुंच जाओ। हाँ, कुणाल जी के साथ नहीं। हाँ बिल्कुल, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो। अरे गजब वाला कुणाल जी। मैं आज तक लाइफ में एक भी गाड़ी मतलब ऐसी नहीं देखी जिसको कुणाल जी ने ओवरटेक किया हो। मतलब चलती हुई बंदी पड़ी हो तो अलग बात है, उसका क्लेम कर सकते हैं कुणाल जी। बाकी अदरवाइज तो चलती हुई गाड़ी को किसी को इतना स्लो नहीं, स्लो नहीं, बाकी गाड़ी फास्ट जा रही, कुणाल जी क्या करे। कुणाल जी तो बराबर ही चला रहे हैं। ओके, तो ये टेस्ला की गाड़ियाँ जो आ रही है हिंदुस्तान में, 20 लाख रुपए में मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल। और वाह, सर मजा आ जाएगा बिना ड्राइवर की गाड़ी, क्या बात है। वाह, वेरी नाइस। आशीष, खबर अच्छी लाए, कब से? टाइम लगेगा सर, वो तो मुझे पता कब से एग्जैक्टली नहीं पता। अभी प्रस्ताव चल रहा है, एक बार कंफर्म आ जाएगा तो पता चलेगा कि कब से मिल पाएगी। बैंक से बेनिफिट लाए हो? हाँ सर, तैयार है। बिल्कुल भी तैयार है। ओके, बिगुल। कौन सा बिगुल? बैंक से बेनिफिट। पहले आप दिखाओ क्या क्या है, अगर पसंद आए तो बजाएंगे। हाँ, तो कौन से स्टॉक बैन में? 6 ना? 6 सर। हाँ, 6 में से कौन बाहर आएगा? बाहर तो कोई नहीं आ रहा। अगर स्लाइड पॉसिबिलिटी है आ गया तो इंडिया सीमेंट आ सकता है। थोड़ा सा समय, 9 मिनट बचे हुए हैं। 81.46% है। 80% से नीचे अगर पोजीशन आती हैं तो स्टॉक बैन से बाहर आता है। बाकी पीएनबी है करीब 87%, जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर भी देखें तो 87-88% है। मनप्पुरम है 93%, हिंदुस्तान कॉपर है 94%, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है 94%। तो ये तो बैन में बने रहेंगे। बाहर अगर कोई आया तो इंडिया सीमेंट आ सकता है। लेकिन सर एंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो डेल्टा कॉप की री एंट्री हो रही है और मैसिव पोजीशंस है। मुझे याद नहीं आता कि आखिरी बार मैंने कब देखा था कि इतनी पोजीशंस बनी है। 157% है मार्केट वाइड पोजीशन में। याद ही नहीं आ रहा सर कितनी ज़्यादा कभी हुई है। 120, 130 के आसपास तो भी देखा है, लेकिन 157.5% है मार्केट वाइड पोजीशन में। ना कि सिर्फ बैन में आएगा, काफ़ी दिन तक बैन में बना भी रहेगा। आशीष जी, पसंद आया सर? हो गया बिगुल? पहले मैंने सोचा कोई अच्छी चीज लेके आओगे तो बिगुल बजाएंगे। 157% वाला थोड़ा इम्पैक्टफुल है, तो ये तो बैन में आ जाएगा। और बाहर निकलेगा, अगर निकला तो इंडिया सीमेंट आ सकता। बाकी और कोई बदलाव नहीं कोई बदलाव। ठीक है, चलिए कोई बदलाव नहीं तो ठीक है। 157% सर, इतनी पोजीशंस। ठीक है, चलिए रखेंगे उस पर नजर। आइए फाइनल स्ट्रैटेजी भी ले ली जाए। बाजार बस बंद होने की तैयारी में। अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी।
अनिल जी, अमेरिकी फ्यूचर्स तो मजबूत है सर, 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 100 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स भी 1/3% आपको ऊपर दिख रहे हैं। एशिया के बाजारों में मजबूती है, कच्चा तेल मजबूत है, रुपया 17 पैसे मजबूत है, लगातार चौथे दिन यहाँ पर तेजी आ रही है। एंड ऑफ कोर्स सर, आज उनका PPI डेटा आने वाला है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाला है, जिस पर भी फेड की नजर बनी रहती है। क्या करके जाए? क्लोजिंग बुरी नहीं, फिर से 19,400 के आसपास आगे दीप, बिल्कुल सही लेवल के आसपास थोड़ा सपोर्ट लिया। निफ्टी भी 44,550 650 की रेंज में सपोर्ट लेकर 44,700 के आसपास बंद हो रहे, तो ठीक है। क्लोजिंग अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कल के आसपास ही होती हुई दिख रही, शायद लाल निशान में ना होकर हरे निशान में ही हो। आखिरी मिनटों में वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी आई, राइटली सो। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर है, तो शॉर्ट रहने में भी ज़्यादा समझदारी नहीं। बहुत बढ़िया मार्केट है, थोड़ी सी रेंज बढ़ा रहा है। आज वीकली एक्सपायरी है, इसलिए भी तो मेरे ख्याल से आप बैलेंस्ड हैं। अगर आप शॉर्ट है 19,300 का पुट खरीद के रखें, लॉन्ग है 19,600 का कॉल खरीद के रखें। बैंक निफ्टी शॉर्ट है 44,500 का 45,000 का कॉल खरीद के रखें, शॉर्ट है 44,500 का पुट खरीद के रखें। फ्रेश पोजीशन कोई बनाने की राय है नहीं, स्पेशली शॉर्ट तो नहीं बनानी चाहिए फ्रेश पोजीशन, क्योंकि ग्लोबल थोड़ा ठीक दिख रहा है, और अगर आज ऊपर खुले तो कल सुबह आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। फिर भी जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है, कई लोग होते हैं जो BTST पोजीशन बनाना चाहते हैं आखिरी मिनटों में, तो एक ही कंडीशन पे बनाएं कि अगर गैप से ऊपर या नीचे खुला तो आप और एवरेज करने की सोचेंगे। मसलन अगर आपने 19,425 पे लिया और 19,300 खुलता तो आप लेने का सोचेंगे, नहीं कि स्टॉप लॉस लगाने का। सेम अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, अगर 19,525 550 खुल गया तो आप और ऐड करेंगे। तो डायरेक्शन अपना रखें, पोजीशन ऐड करने की जगह कल के लिए रखें, तो ही नया ट्रेड लें, नहीं तो कल सुबह। ओके, गॉट इट सर। चलिए, थोड़ी रिकवरी तो टुवर्ड्स द एंड आई है, देखते हैं सस्टेन करती है कि नहीं। जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। बताया जाए। दीप, IT स्टॉक्स में आज मोमेंटम देखने मिला हमें, एंड दैट इज़ वन ऑफ द सेक्टर विच आई थिंक के शॉर्ट टर्म में थोड़ा अच्छा कर सकता है। एंड उसमें से टेक महिंद्रा, इसका फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है। ये 1178 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदें। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखें तो एक क्लासिक रेक्टेंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट है ये स्टॉक में दीप, वो भी एकदम लोअर एंड पर बना है, तो एक बेस रेक्टेंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट ये स्टॉक दे रहा है। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाइए 1152 पर, सो 1152 पर स्टॉप लॉस रहेगा दीपांशु। एंड टारगेट जो ऊपर में निकल कर आ रहा है, पहला टारगेट है 1236 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 1260 का। सो 1236 1260 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे टेक महिंद्रा फ्यूचर्स। ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट विद अ गुड वॉल्यूम्स, लॉन्ग बिल्डअप इन FNO एज वेल एज एक बुलिश क्रॉसओवर डेली और वीकली दोनों ही चार्ट्स पर देखने मिल रहा है। महिंद्रा TCS पर अभी राय आई थी पिक ऑफ द डे की राकेश कुणाल जी की, टेक महिंद्रा की राय आ रही है जय ठक्कर की तरफ से, बट एक राय आ रही है अनिल जी की तरफ से, बिगुल उनके लिए कल के 2000। बताएं सर। शॉर्ट करने की राय है दीप, और शॉर्ट करना है बंधन बैंक के फ्यूचर्स को 216-216.50 की रेंज में है। यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है 223 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और रिजल्ट्स आने वाले हैं कल। और जिस तरह के अनुमान है, जो सिचुएशन दिख रही है, रिजल्ट्स खराब रहने की पूरी आशंका है। फेडरल बैंक के रिजल्ट्स में मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, और वो ये कि स्लिपेजेस इनके बढ़कर आए हैं, और आमतौर पर इस तरह का ट्रेंड यहाँ पर भी दिख सकता है वैसे भी। और ये क्वार्टर भी जो है बाढ़ की वजह से मामला इनका और ख़राब ही चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ी प्रोविजनिंग वगैरह बढ़े। तो जितना डर और जितनी उम्मीद है, उससे ख़राब रिजल्ट्स रह सकते हैं बंधन बैंक के, इस बात की संभावना पूरी। इसलिए 223 स्टॉप लॉस है, 216 217 की रेंज में शॉर्ट करना है। नीचे का जो टारगेट बनेंगे 210 206 और 202 तक के टारगेट, 3 टारगेट है 210 206 202, इन 3 टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। तो बंधन बैंक में आप बेच कर चल सकते हैं। और अगर बाजार कमज़ोर हुआ, अगर थोड़ा बहुत भी निफ्टी 50 हुआ, तो गिरने में ये थोड़ी लीडरशिप ले सकता है, नीचे जाने में ये बात है। ओके, तो बंधन बैंक 3.25% नीचे है, यहाँ से और नीचे जाने की संभावना है। कल नतीजे आएंगे इस पर, कल के 2000 के लिए अनिल जी की है राय। एक क्विक बिगुल BTST का श्रीकांत चौहान साहब के लिए। श्रीकांत जी बताएं सर। बिल्कुल, तो दीपांशु मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जोमेटो में एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 82.80 82.75 के करीब ट्रेड कर रहा है,
और अगर इसके ओवरऑल पैटर्न को देखें तो इसने काफी अच्छा एक डबल बॉटम को वैलिडेट किया है और आज बड़े वॉल्यूम के साथ उस पर्टिकुलर लेवल को उसने फॉर द सेकंड टाइम ब्रेक किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हम 100 रुपए के पार भी देख सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से अगर मुझे लॉन्ग करना है तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे 90 रुपए के। 90 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको जोमैटो पर। ये आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से राय। तो 3 बाय कॉल रही हैं पूरे शो में। एक टेक महिंद्रा जय ठक्कर की तरफ से, एक पिक ऑफ द डे आई थी राकेश जी गुलाली की TCS, 4 बाय कॉल माफ कीजिए बजाज फिनसर्व और बजाज फिनसर्व आई हैं श्रीकांत जी की तरफ से। बाकी सारे आपको सेल कॉल रहे हैं। कमजोरी हमें दिखी है स्क्रीन पर, हालांकि क्लोजिंग पर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, बट आज बाजार की ब्रेथ उतनी मजबूत नहीं रही थी। निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे करीब 20 स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, 30 स्टॉक नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं, बट दिग्गजों का सहारा था और उसमें TCS, इन्फोसिस दोनों IT दिग्गज ऊपर थे। थोड़ा सहारा टेक महिंद्रा से भी आपको आते हुए दिखा। HCL टेक भी ठीक ठाक था। थोड़ी खरीदारी ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में थी। HDFC बैंक कंसोलिडेटेड एंटिटी का पहला दिन ट्रेड करते हुए पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है और इंडसइंड बैंक, तो प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी आई है जिसकी वजह से बाजार एक्शन में था। LTI माइंट्री निफ्टी में पहले दिन ये भी 1.5% ऊपर बंद हो रहा है। बजाज फाइनेंस में भी आपने मूवमेंट देखा है। ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, M&M, हीरो मोटो ये भी आपको पॉजिटिव होते हुए दिखे, बट गिरावट पावर ग्रिड, कोल इंडिया, UPL, BPCL, मारुति, अदानी, आइशर इन सभी काउंटर्स में आती हुई दिखी। वायदा कारोबार में भी आई है तो फेडरल बैंक नतीजों के बाद 6% नीचे। कल 23% टूटने के बाद आज फॉलो ऑन सेलिंग में डेल्टा कॉप 5% नीचे। मनापुरम में आपने कमजोरी देखी है। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन, कैनरा, महानगर गैस, कोरोमंडल, बलरामपुर, सीमेंस, चंबल फर्टिलाइजर, BHEL, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, पेट्रोनेट ये सारे काउंटर्स आपको कमजोर होते हुए दिखे हैं। होल्ड आउट क्या है? इन्फो एज, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज ने, JSPL, संवर्धन मदरसन, इंटेलेक्ट डिजाइन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फोसिस, AB फैशन और यूनाइटेड ब्रूअरीज के भी शेयर ने। तो अनिल जी गिरावट है इंडेक्स लेवल पर, आप हालांकि होल्ड आउट कर रहे हैं, बट ब्रॉडर मार्केट्स पौन % नीचे आपको स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स भी आते हुए दिखे, तो वहां पर भी थोड़ी वीकनेस रही है। ओके, तो ये है आज की प्रोविजनल क्लोजिंग, और प्रोविजनल क्लोजिंग के बाद थोड़ी फाइनल क्लोजिंग भी हम देखेंगे। निफ्टी फ्यूचर्स 19,498 पर हुआ है बंद, और निफ्टी बंद हुआ है आपका 19,441 पे। ठीक है, ये है आपके लिए प्रोविजन। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस, और हर गुरुवार को जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं एकदम तैयार रहते हैं। तैयार है सर, और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा है इतना ज़्यादा तैयार रहते हैं 3:30 बजे की, 3:30 के पहले भी उतना तैयार नहीं रहते हैं, और वजह तो आपको पता ही है। 3:30 बजे जब बात दुनिया की का प्रोमो आता है, तो आज की टॉप स्टोरीज कौन सी है जो आपको देखने को मिलेगी, दुनिया भर से आई हुई बेहतरीन खबरें, जरा एक बार नजर डाल दीजिए। जानिए कहां मिल रहा है 3 करोड़ रुपए में टमाटर का बीज। बताएंगे ऐसी बिल्लियों के बारे में जो हैं करोड़ों की मालकिन। और जानेंगे कैसे चींटियां करेंगी कैंसर का इलाज। बात करेंगे एक ऐसी नदी की जिसमें पानी की जगह बहते हैं पत्थर। और एक ऐसा देश जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक सिग्नल। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ओहो, पूछने के पहले सुमित जी हाथ खड़ा कर गए, और अब समझ में आया पूरे शो में सुमित जी क्यों आराम से निश्चिंत होकर बैठे थे। बोले मेरा काम तो 3:30 के बाद शुरू होगा। जी सुमित जी क्या पसंद आया बताएं सर। जी सबसे बढ़िया वाली न्यूज़ है वो जिसमें ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है ऐसा देश। हाँ करेक्ट। नहीं ये तो बहुत खराब खबर है आपके लिए। फिर आप क्या बहाना बनाओगे लेट होने का? टाइम पे आना पड़ेगा। फिर तो आप लेट होने का आपके पास कोई बहाना ही नहीं बचेगा। हैं? अनिल जी मैं जेन्युइनली ट्रैफिक में फंसता तभी लेट होता हूं, वरना नहीं होता। आपको क्या लगता है हम मान लेंगे? क्या बात कर रहे हैं जी, जय बताइए। अनिल जी बिल्लियों वाली खबर मुझे अच्छी लगी, जो बिल्लियों के पास बहुत सारी सच्चा गुजराती है डेफिनेटली अनिल जी। इनका मैं ये आदमी सच्चा गुजराती है। जहाँ करोड़ों वाली बिल्ली, कहीं बिल्ली हो कुत्ता हो, अपने क्या इंसान हो,
करोड़ों रुपए वाली है ना। हाँ बोलिए, बताइए जी क्या पसंद आया उसमें। अनिल जी वही सबसे बेस्ट वही पसंद आया कि उनके पास संपत्ति है बहुत सारी, बाकी कुछ अनिल जी मुझे नहीं पसंद है। उसमें से कुछ यूज करूंगा उनको संभालने के लिए, को रखूंगा, बाकी के पैसे से अनिल जी मैं ट्रेड करूंगा। वेरी करोड़ों से अरबों बनाएंगे जय, वाह। ओके, तो ये है आपके लिए स्टोरी। और किसी को कोई स्टोरी पसंद आई तो बताएं जी जैन साहब। नहीं, ये जो कंट्री विद नो ट्रैफिक है ना अनिल जी, ये तो बहुत जबरदस्त है। मतलब वहां चले जाए सब लोग, अपन वहां से शो करेंगे आराम से। बजट वाले दिन खाली बॉम्बे आना है, उस दिन आ जाएंगे। बाकी ये देखना, बाकी मैंने नॉर्थ ईस्ट में ऐसा देखा है अनिल जी कि जहाँ पे वाकई में ट्रैफिक नहीं, और मेरा बचपन जहाँ बीता है वहां पे एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं था जब तक मैं वहां पढ़ता था। उसके बाद हो गया वो अलग बात है। बाकी आज सी फैक्टर बहुत ज्यादा था अनिल जी। करोड़पति, 3 करोड़ के टमाटर के बीज, कैट्स करोड़पति, चीटियां जो कैंसर ठीक करती है, तो सी फैक्टर वाज वेरी एक्टिव। अच्छा, श्रीकांत जी को क्या पसंद है? श्रीकांत जी बताएं सर। अनिल जी मुझे लगता है जो चीटियों से कैंसर का इलाज, आई थिंक अगर ये हो जाता है और अगर ये स्टोरी अगर रियल में है तो मुझे लगता है कि इसका फायदा बहुत होगा। क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि आजू बाजू में कई सारे ऐसे लोग हैं करेक्ट कि जिनको कैंसर भी हुआ है और बहुत सारी चीटियां भी अपनी इधर दिखती है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा एक सॉल्यूशन रहेगा अगर ये रियल में अगर वर्क होता है तो। ये आइडिया ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे, चीटियों से भी मुक्ति और कैंसर का भी इलाज। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। वाह, मतलब स्मार्ट और शार्पनेस के साथ दिया है जवाब। एक बात है, मानना पड़ेगा श्रीकांत जी को। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टोरीज और कुछ और प्रोग्राम्स। आज बाजार बंद होने के बाद इसमें कोई नई बात नहीं है कि बच्चों में मोबाइल की लत उन्हें चिड़चिड़ा कर देती है और उन्हें थोड़ा वायलेंट भी कर देती है। इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, आंखों पर भी। नई बात यह कि इससे ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चे बातचीत करना भूल रहे हैं, बोलना भूल रहे हैं और उनमें एक ट्यूमर का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसी खबर आई है। राजस्थान के अलवर में एक ऐसा मामला आया है। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा शाम 6 बजे। बच्चों के मोबाइल एडिक्ट होने के खतरों पर होगी बात और कैसे रखा जाए इन्हें दूर। ये हमारी आज की विशेष चर्चा। मोबाइल गेम, बच्चों से गेम, ये है हमारा आज का पूरा आयोजन। साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। डॉक्टर शीतल नायर साहब हैं, वो साइकोथेरेपिस्ट हैं, और अनामिका यदुवंशी जी है जो माइंड ट्रेनर है। अमित बत्रा साहब एक किड्स लाइफ कोच है। लाइफ कोच, आई लाइक द नेम, लाइफ कोच। ओके, ये सब लोग जो हैं आपको इस पूरी चर्चा में अपना योगदान देंगे। मोबाइल गेम, बच्चों से गेम, ये है आज की विशेष चर्चा। मिस मत कीजिएगा शाम 6 बजे। आईटी रिटर्न भरने की तारीख आ रही है नज़दीक। कई कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। छोटी मोटी गलतियां जो आप कर देते हो उससे जुड़ी सारी समस्याओं का होगा आज समाधान। आईटीआर की एबीसीडी हमारे साथ होंगे गिरीश बनवारी साहब, फाउंडर ट्रांजैक्शन स्क्वायर, और कवित विजय साहब, टैक्स एक्सपर्ट। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात और बताएंगे आपको कि इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से भरे जाएं। ये है आपके लिए विशेष कार्यक्रम। अब रात 8 बजे की प्राइम टाइम बुलेटिन। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में करीब 300 लोगों की जान गई थी, लेकिन आपको जान के ये हैरानी नहीं होगी कि मरने वालों में सिर्फ 30% लोगों ने टिकट बुक करते वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था। यानी कि अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते तो आपको सिर्फ 35 पैसे में 10 लाख रुपए का ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है, सिर्फ 35 पैसे में। लेकिन लोग ये लेते ही नहीं। आज इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे इसका पूरा विश्लेषण कि अगर ये बीमा इतना सस्ता है तो अनिवार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, और या फिर लोगों में जागरूकता क्यों नहीं कि वो खरीदें। इसी पर होगी हमारी कवर स्टोरी इंडिया 360 डिग्री में। ट्रेन में सफ़र ज़रूरी, बीमा कवर। कहते हैं कि दिल्ली में दरिया दिल लोग रहते हैं, लेकिन इन दिनों दिल्ली के लोग दरिया में हैं और हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कई इलाके तो यमुना में समाते हुए दिख रहे हैं, और दिल्ली में आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, इसका होगा 360 डिग्री एनालिसिस। दरिया में दिल्ली, आज रात 8 बजे हमारी एक और कवर स्टोरी ये आपके लिए। ये दिल्ली वालों के साथ हमारी सहानुभूति। बिल्कुल आमतौर पर ऐसे नज़ारे मुंबई में देखने को मिलते हैं, इतनी भारी बारिश के पानी भरने के, लेकिन इस बार फॉर चेंज दिल्ली और उत्तर भारत में दिक्कतें। रेड फोर्ट तक पानी पहुंच गया। हाँ, रेड फोर्ट तक आ गया। हाँ, अच्छा। आईटीओ के जो मेन रोड है उस पर पूरा एंट्री बंद कर दी है। अच्छा, क्या बात, गजब बारिश हुई, भयंकर बारिश है। बंसल जी काफ़ी तेज है, अभी भी हो रही बारिश बंसल जी? अनिल जी हो रही है। इवन अनिल जी सिविल लाइंस और कई एरिया तो अनिल जी पानी में डूब गए हैं। ओहो, बारिश बुरा हाल के लिए ध्यान रखें आप सब। दिल्ली के लोग सावधान रहें, और उत्तर भारत में विशेष करके जो बारिश ज़्यादा हो रही है थोड़ी सावधानी रखने की भी ज़रूरत है। बाढ़ की स्थिति काफ़ी गंभीर है।
लेकिन कल शाम का एक विशेष आयोजन है जो मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको। 4:30 बजे कमोडिटी का शो होगा बेहद खास। जीरे का भाव 60,000 के पार पहुंचा तो हम भी पहुंच गए हैं जीरे की सबसे बड़ी मंडी ऊंझा में। जी हाँ, ऊंझा पूरी दुनिया में जीरे की सबसे बड़ी मंडी है और वहाँ हम पड़ताल करने इसलिए गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जीरे की कीमतों से इतिहास बन चुका है। इसकी ऐतिहासिक तेजी का फायदा क्या किसानों तक पहुंचा भी है या नाम के भाव ऊपर हैं, इस पर होगा हमारा बड़ा ग्राउंड शो कल सीधे ऊंझा मंडी से, जिसकी एक झलक हम आपको अभी दिखाते हैं। जीरे में ऐतिहासिक उछाल। जीरे की कीमतों ने आसमान को छू लिया है। करीब करीब 250% की तेजी पिछले एक साल में जीरे में आ गई है। कैसा है ऊंझा मंडी का हाल? समग्र एशिया का सबसे बड़ा पारदर्शक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जितना भी माल आया हो उसका सेम डे पेमेंट मिल जाता है। बड़ी मंडी से बड़ी पड़ताल। भाव ज्यादा लाएंगे इतना केसन हमारे इधर ज्यादा आएगा। कारोबारी किसान कितना मालामाल? आप लोगों को फायदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल फायदा हो रहा है। सबसे अच्छा साल है, गोल्डन पीरियड है। जीरे के जो किसान हैं उनको वाकई इस तेजी का फायदा हो रहा है। कारोबारी क्या सोचते हैं, तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में पड़ताल करेंगे। देखिए जीरा पर ग्राउंड जीरो शुक्रवार 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। हम ये 4:30 बजे विशेष पेशकश मृत्युंजय के साथ जरूर देखिएगा। जीरा पर ग्राउंड जीरो। बढ़िया, पूरा बहुत सारा जीरा एक साथ देखा होगा आपने। बहुत सारा जीरा सर, और आई साइट इंप्रूव हो गई होगी। इतनी महंगी चीज एक साथ इतनी देख के। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ तो 50 ग्राम देखते थे, अचानक वहाँ पे ढेर जीरे की। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया, अच्छा आयोजन किया। सैंपल वैंपल लाए? सैंपल सर लाया हूँ, एक सैंपल सर बड़ा इंटरेस्टिंग लाया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि जीरे के दाम 600 रुपए किलो हो गए। अब मिलावट वाला जीरा भी खूब बिक रहा है। मतलब हाँ, उसमें 300 रुपए किलो एक कार्बन सीड होता है, उसका इंपोर्ट किया जाता है। कार्बन सीड वो सेम हूबहू जीरे जैसा लगता है, वो आप देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे हाँ कि ये जीरा है या नहीं है, और उसको जीरे में मिला के फिर बेचा जाता है। ऐसी खबरें भी वहाँ पर आ रही थी, तो मैंने उसको भी शूट किया है कि कैसे मिक्सिंग हो रहा है वहाँ पे जीरे में। क्या बात है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, मिस मत कीजिएगा। फिलहाल बाजार बंद हो चुके हैं। 19,413 ये है वो लेवल निफ्टी का जो फाइनल क्लोजिंग के तौर पर आया आपके लिए, और बैंक निफ्टी का 25 पॉइंट ऊपर 44,665, सेंसेक्स 165 पॉइंट ऊपर 65,558 ये लेवल है जिन पर आज हुई है आपके लिए क्लोजिंग। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और जय ठक्कर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत जी और जैन साहब और हिमांशु गुप्ता साहब का भी बहुत आभार दिल से आज हमारा साथ देने के लिए।